हेलो दोस्तों, रुद्र एक तलवार मास्टर के एक नए अध्याय पे आप लोग का स्वागत है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्यारा से कमेंट करना ना भूलें। आगे की कहानी और दूसरी कहानियों को जल्दी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्दी से अपडेट मिले। धन्यवाद। सेनापति रुद्र के पास गया और सम्मानपूर्वक झुककर बोला, आदरणीय शाही रक्षक, ये शुदिश है। मैं आदरणीय शाही रक्षक की किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? जनरल सुभाष कहाँ हैं? रुद्र ने पूछा। जैसे ही उसने ये कहा, रुद्र ने सराय की ओर देखा और संयोग से जनरल सुभाष बाहर आते दिखाई दिए। रुद्र को देखते ही सेनापति ने सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। सम्माननीय शाही रक्षक, आप अंततः लौट आए। मेरे चले जाने के बाद क्या हुआ? रुद्र ने पूछा। जनरल सुभाष ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि मैंने जो जानकारी सुनी है वह आती रहती है। माननीय शाही संरक्षक, आइए हम इस बारे में अंदर बात करें। इससे हो जाएगा। रुद्र ने सहमति में सिर हिलाया। राज और उसकी मां की ओर मुड़कर उसने विनम्रता से कहा, आंटी, राज, आप दोनों को अभी आराम करना चाहिए। तुमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, मुझे यकीन है तुम दोनों भूखे होगे। जब जनरल सुभाष की नज़र उन दो आम लोगों पर पड़ी तो उन्होंने उन्हें सबसे निम्न कोटि के आम लोगों से अधिक कुछ नहीं समझा। वे भय से कांपने के बिना उनकी ओर देख भी नहीं सकते थे, जिससे जनरल सुभाष भ्रमित हो गए कि उनका शांतिपूर्ण साम्राज्य के शाही रक्षक से क्या संबंध है। माता ने रुद्र की बातों पर कोई आपत्ति नहीं की और बोली, यदि मेरे दाता की आज्ञा हो तो। रुद्र ने कटु मुस्कान बिखेरी, कैसे दाता? आंटी, कृपया मुझे रुद्र कहें। कैसे? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? माँ इस अनुरोध से हतप्रभ रह गई। अपनी पूरी जिंदगी में वह समाज के सबसे निचले पायदान पर एक आम आदमी के रूप में रहीं, लेकिन उन्हें भी समाज के उचित शिष्टाचार का ज्ञान था। यदि उसके सामने बैठा उच्च पदस्थ सेनापति भी उसे सम्मानित शाही रक्षक के रूप में बुलाता था तो उसे रुद्र नाम से पुकारने के विचार से ही वह पूरी तरह भयभीत हो जाती थी। रुद्र की बातें सुनकर सेनापति और पूर्व सेनापति ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा, फिर एक नए भाव के साथ माँ बेटे की ओर देखा। यहाँ तक कि उन्हें शांतिपूर्ण साम्राज्य के शाही रक्षक का नाम भी नहीं पता था। ये देखकर कि किस प्रकार उच्च एवं शक्तिशाली शाही संरक्षक ने माँ और बेटे को उसे नाम से पुकारने की अनुमति दी, उन्होंने उन दोनों को अलग नजरिए से देखा। यहाँ तक कि जनरल सुभाष भी इस पर उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके। यद्यपि वह व्यक्तिगत रूप से शाही रक्षक के साथ सीधे संपर्क नहीं बना सकता था, लेकिन वह माँ और बेटे के माध्यम से ऐसा कर सकता था। शाही रक्षक होना विशेष रूप से प्रतिष्ठित दर्जा था। यदि कोई भी परिवार या कबीला शांतिपूर्ण साम्राज्य के शाही संरक्षक के साथ जुड़ सके तो यह उनके लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। यहाँ तक कि एक निम्न स्तरीय कबीला भी रातों रात ऐसा अस्तित्व बना सकता है जिसे कोई अन्य कबीला उकसाने का साहस नहीं कर सकता। इसके बाद जनरल सुभाष ने एक अधिकारी को बुलाया। यह अधिकारी वस्तुतः उनके परिवार का ही एक अन्य व्यक्ति था जिसकी पृष्ठभूमि भी वैसी ही थी। उसे आदेश देते हुए कि वह दोनों के साथ बिना किसी उपेक्षा के अतिथि जैसा व्यवहार करे, फिर उसने चुपके से उसके कान में कुछ बातें फुसफुसा दी। इसके बाद अधिकारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने सम्मानपूर्वक माँ और बेटे को आमंत्रित किया। अधिकारी के सौहार्दपूर्ण स्वागत से दोनों पूरी तरह भ्रमित हो गए और असहाय होकर उसके साथ चले गए। आखिरकार वे एक सेना अधिकारी के साथ काम कर रहे थे। इसके बाद रुद्र जनरल के साथ एक ध्वनिरोधी कमरे में चले गए और वेदा, खफिर और एक अन्य स्वर्गीय संत मास्टर द्वारा दी गई जानकारी के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जो दोनों यहां आने के लिए उड़ान भर चुके थे। सभी लोग उसे पिछले 2 दिनों की जानकारी देने लगे। सम्माननीय शाही संरक्षक, कल सुबह हमें अपने उत्तरी और पश्चिमी गढ़ों से खुफिया जानकारी मिली है। कियानगान और गार्गीपुर साम्राज्य ने अपनी सेनाएं वापस बुला ली हैं और अपने दूत भेजे हैं, इस उम्मीद में कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। जनरल ने कहा। ये सुनकर रुद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ये जानकारी मगध साम्राज्य के लिए अच्छी बात थी। 2 राज्यों के पीछे हटने से दबाव काफी कम हो जाएगा। तो फिर दक्षिणी गढ़ का क्या हुआ? रुद्र ने पूछा। सम्माननीय शाही संरक्षक, कल हमने सुना है कि शांतिपूर्ण साम्राज्य के शाही सलाहकार पहले ही दक्षिणी गढ़ में पहुंच चुके हैं। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ जिसमें जगन्नाथपुर राज्य के 2 स्वर्गीय संत गुरु मारे गए। बाकी लोग तुरंत घायल हो गए और पीछे हट गए, जिससे सेना को अस्थायी रूप से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। जनरल सुभाष ने उत्साह से कहा। मगध साम्राज्य अभी भी जीवित था। रुद्र ने संतोष से सिर हिलाया, ऐसा परिणाम उसकी उम्मीदों के अनुरूप था। दक्षिण में एकत्रित 5 शाही सलाहकारों, मलिक और मगध साम्राज्य के 2 अन्य स्वर्ग संत गुरुओं के साथ कुल 8 स्वर्ग संत गुरु दक्षिणी गढ़ की रक्षा कर रहे थे। जब तक कि कोई अप्रत्याशित घटना न घट जाए या जगन्नाथपुर राज्य अपने सभी स्वर्गीय संत गुरुओं को वापस न भेज दे, तब तक दक्षिणी गढ़ ठीक रहेगा। शांतिपूर्ण साम्राज्य की सैन्य शक्ति के कारण वे अपने स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल से अपने समान स्तर के किसी भी व्यक्ति को रोक सकते थे। जनरल, एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। अचानक बाहर से एक तेज आवाज सुनाई दी। ये सुनकर जनरल गंभीर हो गया और चिल्लाया, अंदर आओ। एक बख्तरबंद कमांडर चलता हुआ आया और उसने रुद्र और अन्य 3 लोगों की ओर झुककर प्रणाम किया।
हाथ में एक पत्र लेकर वह बोला, जनरल, सीतापुर साम्राज्य ने अपनी सेनाएं वापस बुलानी शुरू कर दी हैं और आत्मसमर्पण का पत्र भेज दिया है। जनरल सुभाष ने जब पत्र पढ़ना शुरू किया तो उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। वह खिलखिलाकर हंसा, अद्भुत, कितना अद्भुत। ये पत्र सीतापुर राज्य के राजा द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिखा गया था। उन्होंने न केवल हमारी सीमाओं से अपनी सेनाएं हटा ली हैं, बल्कि वे हुए नुकसान की भरपाई करने को भी तैयार हैं। उनके दूत इस उम्मीद में आ रहे हैं कि हमारे राज्य के साथ बातचीत हो सकेगी। ये सुनकर पवित्र प्रकाश अकादमी के प्रधानाध्यापक और अन्य स्वर्गीय संत मास्टर के चेहरे पर ऐसी राहत की भावना उभरी जिसे रोका नहीं जा सका। अब तक पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी गढ़ पूरी तरह से स्थिर हो चुके थे। केवल दक्षिणी गढ़ की सीमा के भीतर जगन्नाथपुर राज्य की सेना थी। हालांकि अब कोई भी चिंतित नहीं था। दक्षिणी गढ़ में 8 स्वर्ग संत मास्टर थे, जिसका अर्थ था कि विशेषज्ञ सचमुच बादलों जितने संख्या में थे। जगन्नाथपुर राज्य के पास 8 के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं था, इसलिए अब उनका आत्मसमर्पण केवल समय की बात थी। जैसे ही चारों शांत होने लगे, जनरल सुभाष बैठ गए। सम्माननीय शाही रक्षक, आपकी कियानगान साम्राज्य की यात्रा सुचारू रूप से हुई, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। एन रुद्र ने सिर हिलाया। आपको कियानगान साम्राज्य की मेरी यात्रा के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पहले ही समस्या हल कर ली है। उनके राज्य ने गारंटी दी है कि वे अब मगध साम्राज्य के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। यह अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये सब सम्मानित शाही संरक्षक के अथक परिश्रम का परिणाम है। हमारा देश सचमुच आपका आभारी है और आपके कार्यों को सदैव याद रखेगा, जनरल सुभाष ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। इसके साथ ही खफीर और अन्य स्वर्गीय संत मास्टर ने भी जाने से पहले अपना धन्यवाद व्यक्त किया। रुद्र सफेद बाघ के बच्चे को अपने साथ लेकर उस सराय में पहुंचा जहां मां और बेटा रह रहे थे। केवल वह अधिकारी जिसे जनरल सुभाष ने दोनों का ख्याल रखने का आदेश दिया था ही वहां मौजूद था। मेज पर विभिन्न प्रकार के विदेशी खाद्य पदार्थ रखे हुए थे, जिनकी मीठी सुगंध किसी को भी भूखा बना सकती थी। रुद्र को देखकर अधिकारी ने उसका सौहार्दपूर्वक स्वागत किया। अधिकारी के जाने के बाद रुद्र ने माँ बेटे से कहा, आंटी, राज, क्या ये जगह आपको ठीक लगेगी? सब ठीक है। वह अधिकारी कुछ ज्यादा ही उत्साही था, हमें कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार महसूस हुआ, माँ ने मजाक किया। उसके उत्तर देने के बाद रुद्र ने माँ और बेटे के साथ कई शब्दों का आदान प्रदान किया और अंततः उनका पूरा नाम जाना। उनकी माँ का नाम साक्षी था और उनका जन्म एक छोटे से पहाड़ी गांव में हुआ था। उसके माता पिता दोनों की बहुत पहले मृत्यु हो चुकी थी और कबीर उसके साथ ही बड़ा हुआ था। शुरू से ही दोनों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण था और गांव में ही उनकी शादी भी हो गई थी। सैंस का असली नाम ऋतुराज था। ये नाम थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन गांव के बुजुर्ग इससे बेहतर नाम नहीं ढूंढ पाए थे। कबीर के कहने पर ऋतुराज का नाम राज हो गया। कबीर गांव में सबसे ताकतवर था। 21 साल की उम्र तक वह अपना संत हथियार बनाने में सक्षम हो गया था। परिणामस्वरूप वह अक्सर सुअर का शिकार करने के लिए पहाड़ों में चला जाता था, जिससे उसे पूरे गांव का सम्मान प्राप्त हो जाता था। हालांकि गांव का जीवन उन्हें पसंद नहीं आया, हालांकि यह आरामदायक था। अपनी ताकत बढ़ाने और अपने बेटे के लिए बेहतर जीवन बनाने की खातिर राज के जन्म के कुछ समय बाद ही वे महाद्वीप की यात्रा करने के लिए अकेले ही गांव छोड़कर चले गए। अगले 20 वर्षों तक कबीर अक्सर ढेर सारा पैसा लेकर घर आता रहा। घर पर पारिवारिक स्थिति धीरे धीरे सुधर गई थी और राज के पास खेती करने के लिए कई क्लास 1 मॉन्स्टर कोर भी थे। जैसे जैसे उनका पारिवारिक जीवन बेहतर होता गया, वे अंततः कियानगान साम्राज्य के एक द्वितीय श्रेणी के शहर में आ गए और 10 वर्षों तक एक छोटी सी सराय खोली। मेरे प्रभु, हमारे कबीर हर साल कम से कम 2 या 3 बार घर वापस आते थे, लेकिन हाल के वर्षों में उन्होंने न तो घर कोई पत्र भेजा है और न ही एक बार भी वापस आए हैं। मेरे महाराज, कृपया मुझे बताइए, मेरा कबीर कहाँ चला गया? माँ साक्षी ने आशा भरी नजर से एक बार फिर पूछा। रुद्र ने मन ही मन आह भरते हुए अपने चेहरे पर से सारी भावनाएं मिटा दी। आंटी, कुछ साल पहले अंकल कबीर को एक बहुत ही लाभदायक मिशन मिला और उन्हें दूर के राज्य में जाना पड़ा। 2 साल हो चुके हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि वह जल्द ही घर आ जाएगा। रुद्र अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से एक बहाना बना लिया। हालांकि वह जानता था कि देर सबेर सच्चाई सामने आ ही जाएगी, लेकिन अगर वह भी इसमें देरी कर सके तो दोनों को ये बात समझ में आ जाएगी कि उसके साथ कुछ हुआ है। कम से कम वे तैयार तो रहेंगे और जब रुद्र को उन्हें बताने का समय आएगा तो उन्हें उतना दुख नहीं होगा। साक्षी के पास रुद्र की बातों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जब वह बुदबुदाती हुई बोली, कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतने समय बाद भी घर नहीं आया, वह तो पहले ही बहुत दूर जा चुका है। थोड़ी देर बाद रुद्र वहां से चला गया। उन्होंने पहले ही दोनों को रामगढ़ शहर में वापस ले जाने की योजना बना ली थी, जहां सेन मैनर था। अपनी पहचान के कारण उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं था कि कोई भी उनके साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। दोनों की भलाई के लिए रुद्र ने उन्हें आराम करने के लिए एक और दिन इंतजार करने दिया, अन्यथा वह बहुत पहले ही सेन मैनर की ओर भाग गया होता। दूसरे दिन सुबह दक्षिणी गढ़ से खबर आई कि जगन्नाथपुर राज्य ने अंततः अपनी पूरी सेना मगध राज्य से वापस बुला ली है। साथ ही उन्होंने मगध साम्राज्य के राजा को एक पत्र भेजा जिसमें युद्ध के लिए उन्हें मुआवजा देने का वादा किया गया था।
इसके अलावा जगन्नाथपुर राज्य ने सद्भावना के संकेत के रूप में प्रधानमंत्री और राजकुमार को भी मगध राज्य में भेजा था। इसके साथ ही जनरल सुभाष को राजा से एक आदेश प्राप्त हुआ जिसमें आशा व्यक्त की गई थी कि गढ़ों के सभी सेनापति दुश्मन सेनाओं की वापसी की निगरानी कर सकेंगे और गढ़ों को एक बार फिर से बनाए रख सकेंगे। अब तक कई महीनों से चल रहा युद्ध अंततः समाप्त हो चुका था, लेकिन यह अंतिम निष्कर्ष कुछ ऐसा था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। युद्ध में निष्पक्ष रहने वाले आसपास के कई राज्यों ने यह पता लगाने के लिए अपने लोग भेजे कि क्या हुआ था। इसके कुछ समय बाद ही चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। हालांकि केवल प्रत्येक राज्य की प्रमुख शक्तियों या नेताओं को ही इस सूचना का अर्थ समझ में आया, जिससे वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। मगध साम्राज्य 8 महान शक्तियों में से एक शांतिपूर्ण साम्राज्य के साथ संबंध बनाने में कामयाब रहा था। यद्यपि दोनों राज्यों के बीच की दूरी बहुत अधिक थी, फिर भी 8 महान शक्तियों में से एक की शक्ति को कम नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा मगध साम्राज्य में एक विचित्र युवक भी था जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। वह पहली बार चंचलपुर राज्य के शाही महल में प्रकट हुआ था और राजा को ही बंदी बना लिया था। इसके बाद वह क्यानगान साम्राज्य में गया और वहां 2 विशेषज्ञों की हत्या कर दी तथा अंततः राज्य के नरकासुर संप्रदाय को नष्ट कर दिया। उन्होंने 3 अलग अलग राज्यों के 1 दर्जन से अधिक स्वर्गीय संत गुरुओं को भी मार डाला था। ऐसी उपलब्धि आश्चर्यजनक थी। क्या सेन वंश के पूर्वज वापस आ गए? उनके अलावा किसी और में ऐसी ताकत नहीं हो सकती थी। क्या सेन वंश के पूर्वज को सफलता मिल गई है? कई विशेषज्ञों ने जब ये समाचार सुना तो तुरंत उसी व्यक्ति के बारे में सोचा। ये सुनने के बाद कि मगध साम्राज्य और शांतिपूर्ण साम्राज्य एक दूसरे से संबंधित हैं, ये खबर दूर दूर तक फैलने लगी। यहाँ तक कि अनगिनत किलोमीटर दूर स्थित राज्यों ने भी यह समाचार सुना और मगध साम्राज्य को बधाई देने के लिए अपने कई दूत भेजे। लगभग आधा लाख किलोमीटर दूर तेजपुर राज्य को यह समाचार मिला। तेजपुर साम्राज्य आसपास के सबसे मजबूत राज्यों में से एक था और इसकी जनसंख्या मगध साम्राज्य की जनसंख्या से 2 गुनी थी। तेजपुर साम्राज्य में 16 स्वर्गीय संत गुरु थे। तेजपुर साम्राज्य के शाही महल के भीतर राजा एक विशाल सिंहासन कक्ष में बैठते थे और एक बुजुर्ग और एक युवा उनके सामने घुटने टेकते थे। ड्रैगन सिंहासन पर बैठे हुए तेजपुर साम्राज्य के राजा ने एक धीमी आह भरी। किसने सोचा होगा कि मगध साम्राज्य शांतिपूर्ण साम्राज्य के साथ इतने अच्छे मित्र बन जाएंगे कि उन्हें सहायता के लिए कई शाही सलाहकार दिए जाएंगे। कितना अकल्पनीय है। राजा ने अपने सामने घुटने टेके हुए 2 लोगों की ओर देखा। मेरे बेटे प्रोम मंत्री रितेश, मैंने तुम्हें आज एक महत्वपूर्ण मिशन देने के लिए यहाँ बुलाया है। मैं चाहता हूं कि आप कल उनके लिए उपहार लेकर मगध साम्राज्य के लिए प्रस्थान करें। मगध साम्राज्य और उसके बाद शांतिपूर्ण साम्राज्य के बीच संबंधों का पता लगाएं। प्रधानमंत्री रितेश, आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद क्या करना है। आपका सेवक समझता है। बड़े बोले। अच्छा। राजा ने एक बार फिर बोलने से पहले बुदबुदाया। मगध साम्राज्य के कब्जे वाली भूमि अत्यंत उपजाऊ है। यदि उन्हें समय दिया जाए तो वे देर सवेर एक ऐसे राज्य के रूप में विकसित हो जाएंगे जो हमारे तेजपुर राज्य से किसी भी तरह से कमजोर नहीं होगा। चाहे उनका शांतिपूर्ण साम्राज्य के साथ कोई भी संबंध हो, हमारे लिए उनके साथ मित्रता करना लाभदायक होगा, क्योंकि इससे हमें लाभ होगा। मैंने सुना है कि मगध राज्य का राजा राजकुमारी आद्या पर बहुत मोहित है, जिसके बारे में अफवाह है कि वह मगध राज्य की सबसे सुंदर महिला है। उनमें खेती किसानी की भी प्रतिभा है। मेरे बेटे, तुम्हारी प्राथमिकता उससे शादी करना है ताकि हमारे 2 राज्य विवाह के बंधन में बंध जाएं। आपका बेटा पिता के आदेश का पालन करेगा। ... महान युद्ध के समापन के साथ गढ़ों की रक्षा करने वाले सभी स्वर्गीय संत गुरुओं को भी वापस बुला लिया गया। दूसरे दिन तक रुद्र और अन्य लोगों ने जाने की योजना बनाई, लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, जनरल सुभाष ने अचानक उन्हें ढूंढ लिया और कहा, सम्मानित शाही रक्षक, हमें आशा है कि आपका समूह हमें शाही महल में आपका स्वागत करने का सम्मान प्रदान करने में सक्षम होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के रुद्र ने उत्तर दिया, मुझे अभी भी कुछ महत्वपूर्ण काम करना है। वेधा, तुम मेरी जगह जाओ। हाँ शाही रक्षक। वेधा ने सिर झुकाया। जनरल के चेहरे पर अफसोस का भाव था, लेकिन वह इसका मतलब समझ गया। शांतिपूर्ण साम्राज्य के एक शाही संरक्षक के लिए ऐसी बैठक में भाग लेना उचित नहीं था, लेकिन एक नियमित शाही सलाहकार का होना मगध साम्राज्य के लिए पर्याप्त प्रतिष्ठा से अधिक था। शाही रक्षक, उसके बाद हम आपको कहाँ खोजें? वेधा बोला। रामगढ़ शहर जाओ, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच जाऊंगा। रुद्र बोला। रामगढ़ शहर। जनरल सुभाष ने तुरंत नाम याद रखने के लिए नोट कर लिया। इस बातचीत के बाद रुद्र साक्षी और राज दोनों को लेकर शहर से दूर रामगढ़ शहर की ओर तेजी से निकल गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक बिल्कुल नई दुनिया में आ गया हो जहां कई वर्ष बीत गए थे। रुद्र ने कई वर्ष पहले मयूर संप्रदाय के कारण सेन मनो छोड़ दिया था। अपना चेहरा छुपाने के लिए मजबूर होकर रुद्र को मगध साम्राज्य छोड़ना पड़ा। जब वह छोटा बच्चा था तो उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वह एक विजयी नायक बन जाएगा। रुद्र हवा में उड़ रहा था, हवा उसके चेहरे के पास से गुजर रही थी और उसके कानों में तीखी आवाज गूंज रही थी। माँ और बेटे को उनके आसपास के वायु तत्व द्वारा सुरक्षा प्राप्त थी, जिसका अर्थ था कि वे बिना किसी समस्या के स्वतंत्रता पूर्वक उड़ सकते थे। रुद्र के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वह आगे की ओर देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, सेन वंश, क्या आपको अभी भी रुद्र सेन नाम याद होगा?
मयूर संप्रदाय, आपको वह युवक कितनी अच्छी तरह याद है जिसे आपने भगा दिया था। रामगढ़ शहर मगध साम्राज्य का एक प्रथम श्रेणी का शहर था, लेकिन वहाँ कई अन्य प्रथम श्रेणी के शहर भी थे, इसलिए इस शहर का ज्यादा महत्व नहीं था। रामगढ़ शहर के भीतर कुल 4 महान शक्तियां थीं: सेन वंश, शर्मा वंश, अग्रवाल वंश और सक्सेना वंश। ये 4 शक्तियां रामगढ़ शहर की सबसे शक्तिशाली शक्तियां थीं और सभी शहर की 4 दिशाओं में विभाजित थीं। इन चारों में से सेन वंश का इतिहास सबसे शानदार रहा। बात उस समय की है जब मगध साम्राज्य की स्थापना हुई थी और सेन वंश ने यहाँ अपना घर बनाया था। उस समय रामगढ़ शहर के सेन मैनर के एक भव्य और सुगंधित कमरे में कई लोग आपस में बातें करते नजर आ रहे थे। कमरे के अंदर लगभग 30 वर्ष की आयु की एक सफेद वस्त्र पहने महिला बेचैनी से कमरे में चहलकदमी करती हुई दिखाई दे रही थी। उसके चारों ओर की बेचैनी के बावजूद उसमें अभी भी एक असामान्य भाव था जो उसके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देता था और उसे अब भी बहुत सुंदर बनाता था। चौथी बहन, क्या आप यहाँ हैं? अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी और दूसरी ओर से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। दस्तक सुनकर कमरे के अंदर टहल रही महिला ने दरवाजा खोला तो देखा कि वहां लगभग 30 वर्ष की एक और खूबसूरत महिला भी खड़ी थी। दूसरी बहन। दरवाजे के दूसरी ओर खड़ी महिला को देखकर सफेद पोशाक पहने महिला ने नवागंतुक का अभिवादन किया। सफेद पोशाक पहने महिला द्वारा कमरे में स्वागत किए जाने के बाद दूसरी महिला बोली, चौथी बहन, मैंने देखा है कि आप इन दिनों अक्सर इधर उधर घूम रही हैं, क्या कुछ हुआ है? चौथी बहन ने अपने विचारों को समेटते हुए एक गहरी सांस छोड़ी। दूसरी बहन, पिछले कुछ दिनों से मैं बेचैनी महसूस कर रही हूँ। शांत रहना काफी कठिन रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस भावना का कारण क्या है। दूसरी बहन की आंखें चमक उठीं और उसने एक हल्की सांस छोड़ते हुए कहा, चौथी बहन, क्या तुम फिर से रुद्रसेन के बारे में सोच रही हो? नाम सुनते ही चौथी बहन तुरंत चुप हो गई और दुख से अपना सिर नीचे झुका लिया तथा उसकी आंखों में आंसू आने लगे। चौथी बहन की हालत देखकर दूसरी बहन मन ही मन केवल आहें भर सकी। चौथी बहन, कृपया अपने आप पर ज्यादा कठोर मत बनो। रुद्रसेन एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जो अन्य सभी से बढ़कर थे। स्वर्ग अवश्य उसकी रक्षा करेगा, उसके लौटने में अधिक समय नहीं लगेगा। जैसे जैसे वह बोलती गई उसकी आवाज धीमी पड़ने लगी, मानो वह स्वयं अपने शब्दों पर विश्वास खोती जा रही हो। 15 वर्ष की आयु में रुद्रसेन को मयूर संप्रदाय के क्रोध से बचने के लिए सेन मनो छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उस घटना को कई वर्ष बीत चुके थे और कबीले ने उसे ढूंढने के लिए लोगों को भेजा था, लेकिन वे उसके बारे में कोई खबर लिए बिना ही लौट आए। ऐसा लग रहा था मानो रुद्रसेन हवा में गायब हो गए हों और चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ भी नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार जागीर में सभी ने यह मान लिया था कि रुद्रसेन को किसी प्रकार की दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा है। फीनिक्स महाद्वीप में बहुत अधिक खतरे थे और हत्या आम बात थी। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति अच्छी तरह से संरक्षित शहर में रहता है तो भी कई बुरे व्यवहार वाले भाड़े के सैनिक अक्सर लोगों की हत्या कर देते हैं। बिना एक शब्द कहे भी किसी भी समय किसी भी कारण से झगड़ा शुरू हो सकता है। एक 15 वर्ष की आयु वाले बच्चे के लिए ऐसे कठोर वातावरण में अकेले जीवित रहना कठिन होगा। दूसरी बहन की बातों से सुमति का दुख और भी बढ़ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जो धीरे धीरे उसके चेहरे पर बहने लगे। सुमति का शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा और वह रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता कि मेरा रुद्र कहाँ है और न ही यह कि वह वापस आएगा भी या नहीं। इतने लंबे समय तक कोई खबर न मिलने के बाद सुमति अपने इकलौते बच्चे को लेकर बेहद चिंतित थी। दूसरी बहन सुमति को उसके बिस्तर पर ले गई और आह भरते हुए बोली, चौथी बहन, अपने आप पर ज्यादा कठोर मत बनो। आप और मैं दोनों एक ही चीज चाहते हैं। रानी का गुस्सा बहुत ज्यादा था। 1 साल पहले अपनी सगाई से असंतुष्ट होकर वह आधी रात को भाग गई थी। अब तक मुझे नहीं पता कि मेरी वह मूर्ख बेटी कहाँ चली गई। एक अकेली महिला के रूप में मैं भी चिंतित महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाती। फिर सबसे बड़ी बहन सरिता है, वह हम दोनों से भी ज्यादा दुखी होगी। आहू के चारों अंक काट दिए गए, जिससे उसका जीवन अत्यंत कठिन हो गया। वह जीवन भर केवल अपंग ही रह सकता है। यह उसके लिए असहनीय होगा। मैं केवल यह आशा कर सकता हूं कि जब आहू जागेगा तो वह आत्महत्या करने का निर्णय नहीं लेगा। ... रामगढ़ शहर के बाहर एक नीला और बैंगनी प्रकाश तेजी से जमीन की ओर उतरते हुए और फिर जंगल में गायब होते हुए देखा जा सकता था। कई घंटों की यात्रा के बाद रुद्र अंततः साक्षी और राज दोनों के साथ रामगढ़ शहर पहुंचा। रुद्र धीरे धीरे कई पेड़ों के बीच से चलता हुआ पास की शहर की दीवारों को देखने लगा। उनके चेहरे पर काफी जटिल भाव थे, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि यहीं पर उनके परिवार का घर था। यद्यपि कई वर्ष बीत गए, परंतु रामगढ़ शहर अभी भी वैसा ही था जैसा वह हमेशा से था। यहाँ तक कि समय और पिछली लड़ाइयों के प्राचीन निशान भी वहीं बने हुए थे जहाँ वे थे। शहर के फाटकों के बाहर बहुत सारे लोग अंदर बाहर आते जाते देखे जा सकते थे। शायद ये युद्ध के कारण था, लेकिन शहर की ओर जाने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। वहाँ केवल बुजुर्ग लोग ही थे, क्योंकि सभी सक्षम पुरुषों को पहले ही युद्ध के लिए भर्ती कर लिया गया था। रुद्र ने साक्षी और राज के साथ शहर के द्वार की ओर चलने से पहले एक क्षण के लिए पास के रामगढ़ शहर को देखा। अब जबकि युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था, रुद्र बिना किसी बाधा के शहर में प्रवेश करने में सक्षम हो गया था। साक्षी और राज को कुछ देर के लिए सराय में छोड़कर रुद्र लगभग अधीरता से सेन मैनर के लिए निकल पड़ा।
इसके कुछ ही समय बाद रुद्र कबीले की जागीर में आ पहुंचा। कुछ वर्ष पहले की तुलना में सेन मैनर में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ। वही लाल दीवार सेन मैनर के चारों ओर घूमती रही और उसके चारों ओर कई पेड़ लगे हुए थे। उनके हरे भरे पत्ते बेतरतीब अंतराल पर गिर रहे थे, जिससे एक सुंदर दृश्य बन रहा था। रुद्र जब जागीर के द्वार की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि द्वार तो पूरी तरह बंद था। न तो कोई गार्ड दिखाई दे रहा था और न ही कोई आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया में पूरी तरह शांति हो गई हो। रुद्र ने अपनी सर्वव्यापकता को महल के अंदर तक फैला दिया ताकि वह महल के अंदर के दृश्य को अपने मन में देख सके। अंदर बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे। केवल 50 सैनिक ही इधर उधर बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे तथा काफी संख्या में नौकर चाकर इधर उधर भागते फिरते दिख रहे थे। अतीत में इस जागीर के अंदर हमेशा 1000 से अधिक लोग व्यस्त रहते थे, लेकिन अब ये जागीर एक तीर्थस्थल की तरह हो गई थी। वह बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी ताकत का अंदाजा रुद्र को पहले कभी नहीं लगा था, नजरों के सामने आ गया। अब रुद्र अंततः अपनी ताकत देख पा रहा था। वह चौथे चक्र का पृथ्वी संत मास्टर था और वर्तमान में वह अकेला ही था। द्वार तक आते आते रुद्र के हाथ ने जोरदार ध्वनि के साथ दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही देर बाद भारी दरवाजा खुलने लगा और एक साधारण सा दिखने वाला मध्यम आयु वर्ग का आदमी दिखाई देने लगा। रुद्र की ओर संदेह से देखते हुए वह बोला, युवक, तुम कौन हो? यद्यपि उन्हें विनम्र नहीं माना जा सकता था, फिर भी उनके लहजे में कुछ शिष्टाचार बरकरार था। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बल्कि थोड़ा और जोर लगाकर गेट को दबाया। परिणामस्वरूप भारी दरवाजे खुल गए और पीछे विशाल प्रांगण दिखाई देने लगे। आप कौन हैं? आप क्या चाहते हैं? उस आदमी का चेहरा थोड़ा आरोपात्मक हो गया और उसकी आवाज ने पास के एक स्क्वाड्रन का ध्यान भी आकर्षित कर लिया। रुद्र ने अपना सिर ऊपर उठाया और उस आदमी से बोले, क्या तुम्हें सेन वंश के चौथे गुरु रुद्रसेन याद हैं? उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार की भावना नहीं देखी जा सकती थी। चौथे गुरु, रुद्र ने क्या गाया? नौजवान, तुम बकवास कर रहे हो। अपना नाम तुरंत बताओ। उस आदमी की आंखें तुरंत ही डरावनी चमक में बदल गईं। इसी समय स्क्वाड्रन द्वार पर आ पहुंचा। वहां कुल 10 लोग थे और 3 मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों के अलावा एक और 30 वर्षीय युवक भी था। जब उन 3 सैनिकों ने रुद्रसेन का नाम सुना तो उनके चेहरे पर तुरंत आश्चर्य छा गया और वे तेजी से आगे की ओर भागे। रुद्र को गौर से देखते हुए उनमें से एक ने अधीरता से कहा, तुम कौन हो? क्या तुमने चौथे गुरु रुद्रसेन को देखा है? वे तीनों सैनिक काफी समय तक सेन वंश के सैनिक रहे थे। उन्होंने पहले भी एक बार रुद्रसेन को देखा था और उसकी खोज में शामिल थे। इस प्रकार जब उन्होंने नाम सुना तो वे तुरंत उस नाम से परिचित हो गए। रुद्र चुप रहा और उन 3 सैनिकों की ओर देखने लगा जो उसे देख रहे थे। वह उनमें से किसी को भी नहीं पहचान पाया, लेकिन सच तो यह था कि इतने सारे सैनिकों के बीच उसके लिए उनमें से हर एक को पहचान पाना असंभव था। तीनों सैनिक रुद्र के चेहरे को गौर से देखने से खुद को रोक नहीं सके। तभी उनमें से एक को तुरंत एहसास हुआ और वह चिल्लाया, आप बिल्कुल चौथे मास्टर की तरह दिखते हैं। यो तुम, आप चौथे गुरु हैं, रुद्रसेन। ये सुनकर अन्य 2 सैनिक सदमे से लाल हो गए। रुद्र को करीब से देखने पर वे उसकी उम्र बढ़ने के बावजूद उसके चेहरे पर परिचित विशेषताओं को पहचानने में सक्षम थे। उनके सामने खड़ा ये युवक उनका चौथा गुरु रुद्रसेन था। जिस आदमी ने द्वार खोले थे वह केवल रुद्र को संदेह भरी नजरों से देख रहा था। वह सेन मैनर में ज्यादा समय से नहीं था और उसने पहले कभी ऐसा नाम नहीं सुना था। रुद्र के हृदय में तीव्र पीड़ा हुई। वह कई वर्ष पहले जागीर छोड़ चुका था और उसने सोचा था कि पूरा परिवार उसे भूल गया होगा। उसने यह नहीं सोचा था कि कुछ गार्ड अब भी उसे याद रखेंगे। क्या आप सचमुच चौथे गुरु हैं? एक सैनिक ने घबराते हुए रुद्र से पूछा, जबकि अन्य 2 लोग उसकी ओर आशा भरी नजरों से देख रहे थे। केवल तीनों के पीछे खड़े सैनिकों के चेहरे पर उलझन के भाव दिखाई दे रहे थे। रुद्र ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं रुद्रसेन हूं। मैंने नहीं सोचा था कि इतने लंबे समय के बाद भी लोग मुझे याद रखेंगे। आप सचमुच चौथे गुरु हैं। यह असली चौथा मास्टर है। चौथा स्वामी वापस आ गया है। उसके जवाब के बाद तीनों सैनिक तुरंत भावुक होकर रो पड़े। पिछले वर्षों में रुद्रसेन की तलाश के लिए उन्हें कई बार भेजा गया था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका था। पूरे दिन हर जगह खोजने के बाद भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। जब हर प्रयास विफल हो गया तो उन्होंने आशा खोना शुरू कर दिया। जल्दी से चौथी महिला को बताओ। एक तेज दिमाग वाले सैनिक ने तुरंत आदेश दिया, जिससे दूसरा सैनिक भाग गया। रुद्र हल्के फुल्के कदमों से दरवाजे से होते हुए उस कमरे की ओर चला गया जहां उसकी मां सुमति थी। अब जब उसे रुद्र की पहचान पता चल गई थी तो उसके लिए दरवाजा खोलने वाले सैनिक ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। चुपके से दस्ते की ओर बढ़ते हुए उसने धीमे स्वर में पूछा, भाइयों, सेन वंश को चौथा स्वामी कब से मिल गया? क्या आप जानते हैं कि यह रुद्रसेन कौन है? सैनिकों ने जल्दबाजी में अपना सिर हिलाया। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि रुद्रसेन कौन था। मैंने अपने चाचा को यह कहते सुना है कि कबीले के सरदार का एक चौथा बेटा भी था। सबसे बड़े बेटे, दूसरी मालकिन और तीसरे मालिक के अलावा एक चौथा मालिक भी था। उसका नाम रुद्रसेन लग रहा था। हालांकि उन्होंने युवावस्था में ही कबीले को छोड़ दिया था और बिना किसी को पता चले गायब हो गए कि वह कहाँ चले गए। एक गार्ड बोला। कई सैनिकों को झटका लगा और वे रुद्र को एक नई नज़र से देखने लगे। प्रांगण में सुमति और अर्मिला चिंतित भाव से एक दूसरे से बात कर रही थीं।
सुमति के चेहरे पर आंसू के दाग साफ दिखाई दे रहे थे। चौथी बहन, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, इसलिए कृपया इतना चिंतित न हो। रुद्रसेन एक अद्वितीय बुद्धि वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। मुझे यकीन है कि वह इस समय बिना किसी खतरे के छिपा हुआ है। आर्मिलाग ने धीरे से कहा। वह पहले भी कई बार ये शब्द दोहरा चुकी थी। वर्षों से जब भी सुमति उदास होती थी, अर्मिला ही उसे सांत्वना देती थी। वह हर बार बिना किसी बदलाव के एक ही शब्दों से उसे सांत्वना देती रही। चौथी महिला, चौथी महिला। अचानक बाहर प्रांगण से उन्मत्त चीखें सुनाई देने लगीं। गेट खटखटाने की आवाज बहुत तेज थी, जिससे सभी को पता चल गया कि कोई उसे इतनी ताकत से पीट रहा है कि वह टूट जाएगा। दरवाजे पर अचानक दस्तक से दोनों महिलाएं डर गईं। अर्मिला बैठी हुई अवस्था में ही ऊंची आवाज में बोली, कौन इतना शोर मचा रहा है? क्या तुम अपने शिष्टाचार भूल गए हो? अर्मिला की आवाज सुनकर फाटक के बाहर खड़े सैनिक एक क्षण के लिए कांप उठे, फिर उन्हें याद आया कि आखिर वे इतना शोर क्यों मचा रहे थे। अपनी मुट्ठियां नीचे करते हुए उनमें से एक बोला, चौथी महिला, चौथी महिला। एक रिपोर्ट है, चौथा स्वामी, वह वापस आ गया है। चौथे गुरु का उल्लेख सुनकर अर्मिला और सुमति दोनों को समझ में नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दें। वे दोनों अचंभित थे, क्योंकि अधिकांश सैनिकों को यह बात भी पता नहीं थी कि चौथा स्वामी भी है। चौथे गुरु, चौथे मास्टर, ये हो सकता है। अर्मिला ने अचानक एक चौंकाने वाले एहसास के साथ सोचा, फिर उसके चेहरे पर संदेहपूर्ण भाव प्रकट हुआ। रुद्र, ये रुद्र है। सुमति चिल्लाई और फिर आश्चर्यजनक गति से कमरे से बाहर भाग गई। उसी समय श्वेत वस्त्रधारी रुद्र प्रांगण में प्रविष्ट हुए। जब दरवाजे खुले तो उसे केवल एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया और वह अचानक रुक गया। जब उसने अपनी मां सुमति की सफेद वस्त्र पहने आकृति को देखा तो उसका पूरा शरीर स्थिर हो गया। यहां तक कि उसकी आंखों में भी आंसू आने लगे। सुमति ने रुद्र को मोड़ पर मुड़ते देखा। हालांकि रुद्र का वर्तमान रूप पहले से काफी अलग था, लेकिन सुमति ने रुद्र को बड़ा होते हुए देखा था। वह उसे कहीं भी पहचान सकती थी। मां और बेटे का खून एक ही था और वे भाग्य की एक ही डोर से बंधे थे। इस समय चाहे वह रुद्र हो या सुमति, दोनों ही पक्ष अपने भीतर एक अवर्णनीय भावना महसूस कर सकते थे। बिछड़े हुए मां बेटे अंततः एक बार फिर मिल गए। सुमति अपने दरवाजे के ठीक सामने खड़ी थी और उसकी आंखें सीधे रुद्र के परिचित सुंदर चेहरे को देख रही थीं। उसका पूरा शरीर भावनाओं से कांपने लगा और उसकी आंखों से झरने की तरह आंसू बहने लगे। अर्मिला भी बाहर चली गई और उसने देखा कि सुमति अभी भी खड़ी थी। जैसे ही उसने रुद्र को देखा, उसका चेहरा अचानक आश्चर्य और अविश्वास से भर गया। रुद्र ने सेन वंश को तब छोड़ दिया था जब वह 15 वर्ष का था, अर्थात जब वह गया तब वह एक अनुभवहीन बालक था। वह उम्र अकेले संसार में निकल जाने के लिए उचित नहीं थी, विशेषकर तब जब मयूर संप्रदाय उसके पीछे पड़ा हो। बचने की संभावना व्यावहारिक रूप से शून्य थी। इसके अलावा रुद्र भी बिना किसी निशान के गायब हो गया था। उस दिन के बाद से उसने सेन कबीले के लिए भी कोई सुराग नहीं छोड़ा जिससे वह उसे खोज सके। इस प्रकार सभी को विश्वास हो गया था कि रुद्र को पहले ही मयूर संप्रदाय ने पकड़ लिया है और वह एक अनाम कब्र में निराश्रय मौत मर चुका है। जब रुद्र वहां से गया था तो वह 15 वर्ष का एक अनुभवहीन बालक था। उसके पास कोई अंगरक्षक नहीं था। वह मयूर संप्रदाय जैसे अनुभवी संप्रदाय से कैसे बच सकता था? हालांकि अर्मिला ने सुमति को सांत्वना देने के लिए शुरू में सभी प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन वे सभी सफेद झूठ थे, क्योंकि उसे भी विश्वास नहीं था कि रुद्र बच पाएगा। लेकिन अब वह व्यक्ति जो बिना कुछ कहे चला गया था, अंततः कहीं से वापस आ गया था। इससे अर्मिला को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सपना देख रही है कि यह वास्तव में नहीं हो रहा है। रुद्र की आंखों में आंसू थे जब वह धीरे धीरे सुमति की ओर बढ़ रहा था। वह अपनी मां के पीले चेहरे को देखकर केवल पीड़ा महसूस कर सकता था। मां, तुम्हारा बच्चा आखिरकार घर लौट आया। रुद्र की आवाज में एक सिसकी थी। जब उसने बोलना समाप्त किया तो अंततः उसके गालों पर आंसू बहने लगे। सुमति ने जल्दी से रुद्र को आंसुओं से भरे गले से लगा लिया और उन भावनाओं को व्यक्त करना शुरू कर दिया जो उसने वर्षों से महसूस की थी। रुद्र, रुद्र, मेरे बच्चे, तुम अंततः घर आ गए। तुम्हारी माँ को तुम बहुत याद आती होगी। माँ, मुझे माफ करना, आपका बच्चा संतान विरोधी था। रुद्र ने अपनी माँ को गले लगा लिया और दोनों खुशी के आंसू बहाते रहे। चौथा स्वामी लौट आया है, वह सचमुच लौट आया है। मैंने नहीं सोचा था कि चौथा मास्टर अभी भी जीवित है। हम सभी ने सोचा कि वह मुसीबत में आ गया है। प्रांगण में रुद्र के बारे में जानने वाले अधिक से अधिक सैनिक एकत्रित होने लगे, जबकि जो सैनिक उसके बारे में नहीं जानते थे वे भी आश्चर्य से एक दूसरे से बातें करने लगे। अर्मिला अंततः अपने भ्रम से बाहर आए और उन दोनों की ओर देखने लगी। वह अपने हृदय में केवल खुशी महसूस कर सकती थी जब उसने कहा, रुद्र, तुम सुरक्षित और स्वस्थ लौट आए हो। आपकी दूसरी चाची वास्तव में आपके लिए खुश महसूस करती हैं। चलो, तुम दोनों अंदर आकर बात करते हो। उसके बोलने के बाद रुद्र और सुमति अर्मिला के पीछे पीछे भीतरी कमरों में चले गए, इससे पहले कि वह उन दोनों को कुछ गोपनीयता देने के लिए चली जाती। कहने को तो बहुत सी बातें थीं। जागीर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि चौथा मालिक अचानक घर लौट आया है। कुछ ही देर में पूरा इलाका स्तब्ध रह गया। यहाँ तक कि सबसे बड़ी चाची सरिता और तीसरी चाची रुचिका को भी यह खबर पता चली। हालांकि वे दोनों सदमे में थे, लेकिन वे दोनों उससे मिलने नहीं गए। सरिता अपने बेटे सुभाष की देखभाल कर रही थी और अभी भी अचंभित थी कि उसे इस समय रुद्र की वापसी पसंद नहीं थी।
रुद्र की मां के साथ रुचिका के संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए उसके लौटने से उसका मूड खराब हो गया। रुद्र अपनी मां के कमरे में ही रहा और सेन मैनर छोड़ने के बाद घटित हुई हर घटना के बारे में बात करता रहा। कई बातें उसने अपनी मां से छिपाई थी क्योंकि वे बहुत चौंकाने वाली थीं, और रुद्र को नहीं लगता था कि अगर वह अपनी मां को उन घटनाओं के बारे में बताएगा तो वे उस पर विश्वास करेंगी। यदि वह अब ऐसा कहता तो पूरा परिसर उसके बारे में सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता। दिन से लेकर सुबह तक रुद्र ने बाहर कदम नहीं रखा। मां और बेटा घंटों तक बातें करते रहे। अचानक जादुई जानवरों का एक बड़ा समूह मनों के बाहर रुक गया। सवारों में से अधिकांश मजबूत दिखने वाले पुरुष थे जिनके पास शक्तिशाली आभा थी। कुल मिलाकर लगभग 800 लोग थे जो एक विशाल पंक्ति में खड़े थे। गेट के ठीक बाहर रुककर दो लोगों ने तुरंत दरवाजा खोला और चिल्लाए, कबीले का नेता वापस आ गया है, जल्दी करो और उसका स्वागत करो। राठौर सेन अपनी क्लास 4 मैजिकल बीस्ट सवारी से उतरे और गेट की ओर बढ़ने से पहले एक क्षण के लिए अपने गंदे कपड़ों को ठीक किया। उसके ठीक पीछे सभी सवार भी चुपचाप और आज्ञाकारी ढंग से उसके पीछे अंदर जाने के लिए उतर पड़े। जैसे ही वह द्वार में दाखिल हुआ, एक सेवक प्रसन्न भाव से दौड़ता हुआ आया। झुककर उसने कहा, कुल नेता, अच्छी खबर है, चौथा स्वामी वापस आ गया है। जैसे ही राठौर सेन ने प्रवेश किया, एक सेवक प्रसन्नतापूर्वक दौड़ता हुआ आया। झुककर उसने कहा, कुल नेता, अच्छी खबर है, चौथा स्वामी वापस आ गया है। राठौर सेन एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। वह कई वर्षों तक चौथे गुरु के बारे में कुछ भी नहीं सुन पाया था, यहाँ तक कि उसके बारे में सुनना भी उसके लिए कुछ अजीब सा लगता था। वह तुरंत अपनी उलझन से बाहर आया और उसकी आंखें तीखी हो गईं और वह नौकर से बोला, तुमने अभी क्या कहा? कबीले का नेता, चौथा स्वामी, वह वापस आ गया है। नौकर ने आंखों में आंसू भरकर एक बार फिर कहा। राठौर सेन की आंखें बड़ी हो गईं और वह स्थिर हो गया तथा उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव छा गया। उनके चौथे बेटे रुद्र सेन को जागीर छोड़े हुए कई साल हो चुके थे और उन्हें अपने बारे में कोई खबर या सुराग भी नहीं मिला था। अपने दिल में वह गुप्त रूप से डरता था कि वह अपने प्रतिभाशाली चौथे बेटे को कभी नहीं देख पाएगा। इस प्रकार वह आहत महसूस कर रहा था। अब चौथा बेटा, जिसे उसने पहले मरा हुआ समझा था, अप्रत्याशित रूप से वापस आ गया था। वह ऐसी अनुभूति के लिए तैयार नहीं था और उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या तुम सच बोल रहे हो, रुद्र? राठौर सेन की आंखें नौकर को गौर से देखने लगीं और उनकी आवाज लालसा और आशा से कांपने लगी। कबीले के नेता, मेरी बातें बिल्कुल सच हैं। चौथी महिला और दूसरी महिला ने पहले ही उसकी पहचान की पुष्टि कर दी है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। नौकर ने जवाब दिया। ये सुनकर कि चौथा गुरु, जो कई वर्ष पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, वापस आ गया है, राठौर सेन के पीछे खड़े सैनिक स्तब्ध रह गए। सभी लोग एक दूसरे को पुनर्तः स्तब्ध और असमंजस में देखने लगे। उनमें से कई लोग कबीले के वरिष्ठ व्यक्ति थे और उन्हें चौथे स्वामी के संबंध में जो कुछ हुआ था उसके बारे में पता था। अपने दिल में उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि चौथे स्वामी इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि वे अपने जाने के तुरंत बाद ही वापस आ जाएंगे। रुद्र कहाँ है? राठौर सेन ने तुरंत पूछा। यह अचानक घटित घटना उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। आखिरकार वह उसका पिता था। चौथा मालिक इस समय चौथी महिला के कमरे में है, नौकर ने जवाब दिया। एक क्षण में राठौर सेन का शरीर लुप्त हो गया और वह सुमति के कमरे की ओर तेजी से बढ़ा। इस समय रुद्र, उसकी मां और अर्मिला एक ही कमरे में बैठे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। पूरा विषय इस बात के इर्द गिर्द घूमता रहा कि रुद्र अपनी अनुपस्थिति के दौरान कहाँ था। यद्यपि रुद्र ने अपने जीवन मरण की स्थिति को कम करने की पूरी कोशिश की, फिर भी दोनों महिलाएं बुरी तरह भयभीत थीं। अपने बच्चे के लिए सुमति के आंसुओं से उसके कपड़े बहुत पहले ही दागदार हो गए थे और उसकी आंखें सूजी हुई लाल हो गई थीं। दोनों महिलाएं सोचने लगीं कि बाहरी दुनिया कितनी अस्त व्यस्त है। दोनों में से कोई भी ऐसी दुनिया में अकेले रहने की कल्पना नहीं कर सकता था, या भयावह जादुई पशु पर्वत श्रृंखला में रहना कितना कष्टदायक होगा, इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। जीवन मरण की इतनी सारी स्थितियों का सामना करते हुए सुमति और अर्मिला दोनों को ऐसा महसूस हुआ कि डर से उनके दिल टूटने वाले हैं। टकराना। अचानक कमरे के मोटे दरवाजे खुल गए और काले वस्त्र पहने राठौर सेन लड़खड़ाते हुए कमरे में दाखिल हुए। जल्दी जल्दी इधर उधर देखते हुए उसने रुद्र की आकृति की तलाश में कमरे को छान मारा। मेरे पति, मेरे पति! अर्मिला और सुमति तुरंत उठ खड़ी हुईं और आश्चर्य से चिल्ला उठीं। मानो उसने उन दोनों की बातें नहीं सुनी हो। राठौर सेन की नज़र रुद्र के शरीर पर पड़ी और तुरंत ही उसके अंदर भावनाएं उमड़ पड़ीं। रुद्र की आकृति देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भारी बदलावों के बावजूद वह अपने बेटे को पहचान सकता था। रुद्र ने भी उतनी ही भावुकता से अपने पिता की ओर देखा। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा, रुद्र के होंठ हल्के से हिलने लगे। पिताजी, पिता! पुकारे जाने की आवाज सुनते ही राठौर सेन का पूरा शरीर वहीं जम गया और फिर वह लड़खड़ाते हुए रुद्र के पास पहुंचा। धीरे धीरे उसने रुद्र के पूरे शरीर का अध्ययन किया और अंत में मुस्कुराया। रुद्र, तुम बड़े हो गए हो। अंततः उसकी आंखों में जमा आंसू बहने लगे। रुद्र और राठौर सेन ने कई वर्षों से एक दूसरे को नहीं देखा था। कई बातें कहने के बाद राठौर सेन रुद्र को उसकी मां और अर्मिला के पास छोड़कर अपने कमरे में चले गए। युद्ध अभी अभी समाप्त हुआ था और सेन वंश के सैनिक अभी अभी लौटे थे। कबीले के नेता के रूप में राठौर सेन के पास करने के लिए बहुत सारे काम थे और इसलिए वह बहुत व्यस्त थे।
सभी सैनिकों और कबीले के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की वापसी के साथ पूरा मनोगतिविधियों और प्रकाश से भर गया। कई कमरे जो काफी समय से खाली पड़े थे उन्हें साफ कर दिया गया और उनमें रोशनी भर दी गई। इसी समय रुद्रसेन की वापसी की खबर लौटने वाले प्रत्येक सैनिक तक फैल गई, जिससे वे अचंभित और आश्चर्यचकित हो गए। रुद्र अपनी मां के कमरे से केवल रात के समय ही बाहर निकलता था। जब वह स्वयं उसके साथ उसके कमरे में वापस आया तो 2 नौकरानियों ने उसका स्वागत किया। हालांकि रुद्र बहुत समय से इस कमरे में नहीं आया था, फिर भी कमरा उसी हालत में था जैसा वह हमेशा से था। वहां धूल का एक भी कण नजर नहीं आया और यहां तक कि उनके कमरे की व्यवस्था भी अछूती दिखी। रुद्र, देर हो रही है, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। सुमति जब अपने बच्चे को देख रही थी तो उसकी आंखों में मां का प्यार झलक रहा था। रुद्र ने सिर हिलाकर कहा, मां, तुम्हें भी आराम करना चाहिए। इसके बाद सुमति 2 नौकरानियों को छोड़कर रुद्र के कमरे से बाहर चली गई। चौथे मालिक, कृपया इस नौकर को अपने कपड़े बदलने में मदद करने की अनुमति दें। नौकरानियों में से एक ने धीरे से कहा। रुद्र को इतना सुंदर देखकर दोनों नौकरानियां अपने चेहरे पर थोड़ी शर्म महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकीं। दोनों नौकरानियों की उम्र लगभग 20 से 28 वर्ष थी। यद्यपि उनकी सुंदरता उत्कृष्ट नहीं थी, फिर भी वे पूरे रामगढ़ शहर की तुलना में काफी सुंदर थे। सेन वंश इतना शक्तिशाली था कि कोई भी सामान्य व्यक्ति इस प्रतिष्ठित वंश में कैसे प्रवेश कर सकता था। रुद्र ने अपने कमरे में चारों ओर उदासीनता भरी नजरों से देखा और फिर बोला, तुम दोनों अभी जा सकते हो। मैं एक क्षण के लिए आराम करना चाहता हूँ। अगर कोई महत्वपूर्ण बात न हो तो कृपया मुझे छोड़ दीजिए। हाँ, दोनों नौकरानियां बोलकर कमरे से बाहर चली गईं, लेकिन उनकी आंखों में निराशा झलक रही थी। रुद्र न केवल सेन वंश के चौथे गुरु थे, बल्कि वे अत्यंत सुंदर भी थे। दोनों नौकरानियां मन ही मन रुद्र के साथ हमबिस्तर होना चाहती थीं और शायद फीनिक्स बनने की भी इच्छा रखती थीं। रुद्र कमरे के बीच में खड़ा होकर उन सभी वस्तुओं को देखने लगा जिन्हें वह पीछे छोड़ आया था। उसका मन बचपन की उन बातों को सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। उसके दिमाग में यादों का सिलसिला चलता रहा, जिससे रुद्र को चैन नहीं मिल पा रहा था। घर, ये घर है, मेरा घर। मैं अंततः वापस आ गया हूँ। रुद्र स्तब्ध भाव से और कुछ पीड़ा के साथ अपने आप से कुछ बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। वह इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। घर वापस आने का विचार उसके मन में पहले भी कई बार आया था और अब उसकी इच्छा अंततः पूरी हो गई थी, जिससे उसके मन को शांति मिली। आज के दिन को मनाने और अपने सेन वंश के साथ पुनः जुड़ने के लिए रुद्र ने कई त्याग किए थे और कई कठिन कार्य किए थे। वह कई बार जीवन और मृत्यु के बीच सफर कर चुका था और एक बार तो उसकी जान जाते जाते बची थी। यदि नीले और बैंगनी रंग की तलवार आत्माएं न होती तो वह बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुका होता और कभी वापस नहीं आता। उन्होंने अपने घर वापस जाने के रास्ते को चिन्हित करने के लिए अपने ही खून का इस्तेमाल किया था। उसके जाने के बाद जो यादें बनी, उनके बारे में सोचना ही रुद्र के लिए मुश्किल हो गया। अंततः उसकी आंखों से एक पारदर्शी लेकिन चमकदार अश्रुधारा बह निकली। मृर, मानो रुद्र के हृदय में अशांति को महसूस कर लिया हो, सफेद बाघ शावक ने रुद्र की गर्दन पकड़ ली और अपना सिर रुद्र के चेहरे पर रगड़ते हुए घुरघुराने लगा। एक घुंघरू जैसी आवाज सुनाई दी, मानो वह रुद्र को सांत्वना देने की कोशिश कर रही हो। रुद्र धीरे धीरे अपने बिस्तर पर लेटा और बिना कुछ सोचे समझे सो गया। उस रात रुद्र को पूर्ण शांति और चिंता से मुक्ति मिली। यह उनके जाने के बाद पहली बार सही मायने में नींद का दौर था। यह बहुत आरामदायक था। यह अन्य समयों से भिन्न था, जब उन्हें संयमित धैर्य बनाए रखना पड़ता था। बाघ का बच्चा बिल्कुल भी नहीं सोया और रुद्र के शरीर से लिपट गया। अपने आसपास का निरीक्षण करते हुए उसका सिर लगातार बाईं और दाईं ओर देखता रहा। ... रुद्र, क्या तुम जाग रहे हो? दूसरे दिन सुबह होते होते सुमति रुद्र के कमरे में आ गई। जागने पर रुद्र को अपने शरीर में ताजगी और हल्कापन महसूस हुआ, एक ऐसी अनुभूति जो उसे बहुत लंबे समय से नहीं हुई थी। क्या ये घर लौटने जैसा एहसास था? रुद्र, क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? सुमति का मात्र स्वभाव अपनी मूल चमक पर लौट आया जब उसने अपने बच्चे से पूछा। रुद्र के वापस आने से वह बहुत प्रसन्न महसूस करने लगी और उसका पूरा शरीर चमकने लगा, जिससे पता चलता था कि वह एक बार अच्छी नींद सोई थी। रुद्र और उसकी मां ने नाश्ते के लिए भोजन कक्ष की ओर जाने से पहले कई बातें की। जब दोनों भोजन कक्ष की ओर जा रहे थे, रुद्र केवल उस समय की यादों के बारे में सोच रहा था। वह हर दिन अपनी मां के साथ नाश्ता करने जाता था, यह एहसास उसे बहुत सुकून देता था। जैसे ही रुद्र और उसकी मां भोजन कक्ष में दाखिल हुए, दूसरी चाची अर्मिला और तीसरी चाची रुचिका पहले से ही खाना खा रही थीं। रुचिका के पास एक सज्जन दिखने वाला युवक दिखाई दे रहा था। उसकी उम्र रुद्र से बहुत ज्यादा अलग नहीं थी, वह रुद्र का बड़ा भाई श्याम था। कई वर्षों तक एक दूसरे से न मिलने के बाद भी तीसरी चाची के चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया। हालांकि श्याम का चेहरा थोड़ा उतर गया था क्योंकि उसकी नज़र रुद्र पर थी। उनकी गोरी त्वचा के बावजूद उनका रूप काफी राजसी था और यद्यपि उनकी आयु रुद्र से काफी अधिक थी, फिर भी उनका रूप उनसे मेल खाता था। रुद्र लौट आया है, तीसरी मौसी, देखो। इतने सालों के बाद रुद्र और भी अधिक सुंदर हो गया है। वह व्यावहारिक रूप से स्वर्ग के नीचे किसी भी महिला को आकर्षित कर सकता है। अर्मिला ने चिंता से रुद्र की ओर देखते हुए हंस दिया। सुमति अर्मिला की बातों पर केवल मुस्कुरा सकी। जब बात उसके बच्चे की आई तो वह उससे बहुत प्यार करती थी।
रुचिका ने झुर्रीदार आंखों से रुद्र की ओर देखा। रुद्रसेन, तुम वापस किस कारण से आए हो? मयूर संप्रदाय ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ हमारा सेन वंश जा सके, फिर आप हमें क्या परेशानी देना चाह रहे हैं? रुचिका की बातों से अर्मिला और सुमति दोनों हैरान रह गईं। वह मूलतः रुद्र की वापसी पर इस प्रकार आपत्ति कर रही थी मानो वह कभी चाहती ही नहीं थी कि वह वापस आए। तीसरी चाची की बात सुनकर रुद्र को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, अर्मिला ने उससे पहले ही उसे गुस्सा दिला दिया। तीसरी बहन, आपकी बातें बिल्कुल अनावश्यक हैं। यद्यपि मयूर संप्रदाय वास्तव में बहुत मजबूत है, फिर भी हमारे सेन कबीले को धमकाना आसान लक्ष्य नहीं है। हमारे साथ मलिक है, आपको यह तथ्य अवश्य पता होगा कि वह उत्तरी गढ़ में कई स्वर्ग संत गुरुओं को मारने में सक्षम था। जब तक मलिक यहाँ है, मयूर संप्रदाय के लिए हमारे खिलाफ आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। रुद्रसेन को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और पिछले कुछ वर्षों से उन्हें बाहरी दुनिया में काफी कष्ट सहना पड़ा। अब जब रुद्रसेन वापस आ गया है तो हमें खुश होना चाहिए, न कि उस पर कठोर शब्द फेंकने चाहिए। रुचिका ने ठंडी सांस ली और फिर अशुभ भाव से बोली, रुद्रसेन कभी भी आज्ञाकारी बच्चा नहीं रहा और उसे हमेशा परेशानियां खड़ी करने में आनंद आता था। कुछ वर्ष पहले उसने मेरे केर को चोट पहुंचाई थी तथा बाद में मयूर संप्रदाय के साथ परेशानी खड़ी कर दी थी, जबकि वह वहां केवल कुछ समय के लिए ही रहा था। अब जब वह वापस आ गया है तो कौन जानता है कि वह अपने साथ और क्या मुसीबतें लेकर आया है। आर्मिला और सुमति दोनों अवाक दिखे। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि रुचिका रुद्र के बारे में ऐसा सोचती है। रुद्र को इस बात पर थोड़ा गुस्सा आया। उसकी आंखें खतरनाक तरीके से तेज रोशनी से चमकने लगी, जिससे रुचिका को उसकी ओर देखने में थोड़ा डर लगने लगा। तीसरी चाची, मैं जानता हूं कि आपको मेरे यहाँ होने पर आपत्ति है, लेकिन आपको मेरी चिंताओं से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जो भी परेशानी पैदा करूंगा, मैं स्वाभाविक रूप से उन्हें माफ कर दूंगा ताकि वे कबीले पर बोझ न बने। रुद्र बोला। सिर्फ तुम्हारे साथ? रुचिका ने घृणा भरी नजर से देखा और फिर विचित्र ढंग से बोली, ठीक है। आप हमें दिखा सकते हैं कि आपने बाहरी दुनिया से क्या सीखा है। देखते हैं आप मयूर संप्रदाय के साथ मामला कैसे सुलझाते हैं। अपने कष्टों के कारण कबीले को कष्ट न होने दें। मयूर संप्रदाय का मुझ पर जो ऋण है वह स्वाभाविक रूप से चुका दिया जाएगा, रुद्र ने भावशून्यता से कहा। रुद्र के शब्द रुचिका की नजरों में अहंकारपूर्ण और बेहुदे थे, जिससे वह क्रोधित हो गई। वह उपहास करते हुए बोली, रुद्रसेन, मैं तुम्हें छोटा नहीं बता रही हूं, बल्कि यह सत्य है। सोचो मयूर संप्रदाय कितना शक्तिशाली है, क्या तुम उन्हें इतनी जल्दी भूल गए? क्या आप स्वयं मयूर संप्रदाय के विरुद्ध जा रहे हैं? मुझे लगता है कि मूर्ख भी सपने देख सकते हैं। रुद्र का सिर झुक गया और उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई। वह सचमुच रुचिका की बातों से क्रोधित हो गया था, लेकिन अंततः वह भी उसकी चाची और बड़ी थी। रुद्र अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कोई दुर्भावना नहीं रखना चाहता था। चूंकि वह अपने पूरे परिवार को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अपना मुंह बंद रखा। उनकी स्थिति कई वर्ष पहले की स्थिति से बहुत भिन्न थी। वह न केवल किसी भी स्वर्गीय संत गुरु से अधिक शक्तिशाली था, बल्कि वह शांतिपूर्ण साम्राज्य का शाही रक्षक भी था। ऐसी स्थिति में इस तरह की छोटी सी बात पर बहस करना उचित नहीं था, लेकिन रुचिका के शब्द और व्यवहार रुद्र की स्मृति में अंकित हो गए। तीसरी बहन, आप तो इससे बड़ी हैं, बच्चे को इतनी परेशानी देने की कोई जरूरत नहीं है। आर्मिला की आंखें क्रोध से सिकुड़ गईं। कौन सी कठिनाई है, मेरी बातें पूरी तरह सत्य हैं। रुचिका ने अपनी बात पर कोई सहमति जताए बिना तिरछी नजरों से अर्मिला की ओर देखा। अर्मिला का गुस्सा और भी बढ़ने लगा, उसकी छाती क्रोध से फूलने लगी जब उसने रुचिका की ओर देखा। तीसरी बहन, तुम? दूसरी चाची, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रुद्र ने बीच में ही बात काटते हुए रुचिका को ठंडी निगाह से देखा। उसकी घूरती निगाहों से रुचिका को थोड़ा डर लगा और उसने तुरंत उससे नजरें फेर लीं। तीसरी चाची, मैं आपको अपनी चाची और बड़ी के रूप में सम्मान देता हूं, इसलिए मैं आपकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आपको अपने आज के शब्दों पर पछतावा नहीं होगा। रुद्र अचानक बोला। सब लोग देखो देखो, उसने मुझे धमकाने की हिम्मत की है। रुचिका ने तुरंत ही रुद्र के खिलाफ और भी अधिक बोलने का अवसर पा लिया। कमर पर हाथ रखकर वह जोर देकर बोली, पछतावा? मुझे किस बात का अफसोस होगा? रुद्रसेन, क्या तुम अपने हाथों से अपनी तीसरी चाची को सबक सिखाने जा रहे हो? सभी लोग ध्यान से देखो देखो, ये बच्चा कैसे बात करता है, अपने बड़ों का सम्मान नहीं करता। उसके भ्रमपूर्ण शब्द कितने अपमानजनक हैं। वह अर्मिला और सुमति के चेहरे क्रोध से कठोर हो गए। तभी अचानक एक मजबूत और दृढ़ आवाज सुनाई दी, हा, आज कितना चहल पहल भरा माहौल है, हर कोई खुश लग रहा है। साधारण वेशभूषा में राठौर सेन को प्रसन्न मुस्कान के साथ हॉल में आते देखा जा सकता था, जो दर्शाता था कि वह कितने खुश थे। राठौर सेन एक 40 वर्षीय मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे, जिनका चेहरा 30 वर्षीय व्यक्ति जैसा था। अपनी उम्र के बावजूद वह अभी भी अपनी युवावस्था के समान आकर्षक दिखते थे और उनकी उपस्थिति में एक अनोखी छटा थी। मेरे पति, पिता। उसके आते ही सभी लोग तुरंत बोलने लगे। राठौर सेन आज बहुत खुश थे। जैसे ही वह अंदर गया, उसकी नज़र तुरंत अपने चौथे बेटे रुद्रसेन की आकृति पर पड़ी। ध्यान से देखने पर उसके चेहरे की मुस्कान और भी बढ़ गई, क्योंकि उसकी नज़र में उसका चौथा बच्चा न केवल सुंदर था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था।
सचमुच राठौर सेन उसे मनुष्यों के बीच एक ड्रैगन मानते थे और ऐसा व्यक्ति जो किसी भी क्षण जीतने का अवसर पकड़ सकता था। इन कारकों के संयोजन से राठौर सेन बेहद खुश हुए और जोर से हंस पड़े। ये हंसी बता रही थी कि वह कितना खुश था। ऐसी भावना के साथ एक पिता को इससे अधिक और क्या चाहिए। शांत होने के बाद राठौर सेन रुद्र के पास बैठ गए। रुद्र, इतने सालों के बाद तुम्हें जरूर ऐसा महसूस हुआ होगा कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। रुद्र को अपने पिता की बात सुनकर तुरंत अच्छा लगा और उसने कहा, जरा भी नहीं। आपके बच्चे ने बाहरी दुनिया से बहुत सी चीजें सीखी हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। रुद्र एक सच्चा विद्वान है। राठौर सेन केवल इन शब्दों में बता सकते थे कि वह रुद्र के साथ कितने खुश थे। ये देखकर कि रुद्र कितना शांत, शिष्ट और सुंदर था, वह अधिक प्रसन्न नहीं हो सका। वह जानता था कि उसका सबसे छोटा बच्चा सचमुच बड़ा हो गया है। राठौर सेन रुद्र के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था, ये देखकर पास में खड़ी रुचिका अत्यंत दुखी हुई। चूंकि राठौर सेन का ध्यान रुद्र पर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह रुचिका का चेहरा नहीं देख पाया। पीछे मुड़कर राठौर सेन को अचानक कोई दर्दनाक बात याद आ गई और उनके चेहरे से खुशी गायब हो गई तथा उसकी जगह एक पीड़ा भरा भाव आ गया। दुर्भाग्यवश सुभाष। उसके शब्दों को सुनकर अर्मिला और सुमति दोनों ने भी आह भरी और सुभाष की विपत्ति को महसूस किया। रुद्र को तुरंत अपने बड़े भाई सुभाष की याद आई और वह दुखी हो गया। पिताजी, आपका बच्चा अपने बड़े भाई से मिलना चाहता है। राठौर सेन ने बिना कुछ कहे अपना सिर हल्का सा हिलाया। रुद्र समझ सकता था कि उसके पिता गहरी पीड़ा में थे, वह कैसे न समझ सकता था। रुद्र और सुभाष बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब जब सुभाष इतनी गंभीर स्थिति में था तो रुद्र भी दुखी हुए बिना नहीं रह सका। पिताजी, आपके बच्चे को पता है कि बड़े भाई के साथ क्या हुआ है। कृपया चिंता न करें, वह ठीक हो जाएगा, वह निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। रुद्र बोला। राठौर सेन ने एक बार फिर अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, यह कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। उसके अंगों को पुनः विकसित करने के लिए उसे कक्षा 7 के रेडियंट सेंट मास्टर की आवश्यकता होगी। फीनिक्स महाद्वीप में न केवल वे अत्यंत दुर्लभ हैं और उन्हें खोजना कठिन है, बल्कि यदि हम उन्हें पा भी लें तो भी हमारे पास उन्हें आमंत्रित करने का अधिकार नहीं है। ऐसा व्यक्ति हमारी दुनिया से अलग दुनिया में रहता है। रुद्र को पता था कि कक्षा 7 के रेडियंट सेंट मास्टर कितने सम्मानित थे। वे एक ऐसे अस्तित्व थे जो एक संत शासक के समान ऊंचा था। दीप्तिमान संत मास्टर दुर्लभ थे और उनके लिए रैंक में आगे बढ़ना भी कठिन था। वे अपने लड़ाकू समकक्षों की तरह नहीं थे और इसलिए कक्षा 7 के रेडियंट सेंट मास्टर एक अत्यंत उच्च श्रेणी का अस्तित्व था। पिताजी, आपका बच्चा अपने बड़े भाई से मिलना चाहता है, रुद्र ने पुनः कहा। ठीक तो। राठौर सेन अंततः सहमत हो गए। बिना कुछ खाए वह तुरंत उस जगह चला गया जहां सुभाष, रुद्र और अन्य 3 मौसियों के साथ था। रुद्र राठौर सेन के पीछे पीछे कमरे में चला गया। इस समय सुभाष अपने बिस्तर पर निश्चल पड़ा था और चुपचाप ऊपर छत को देख रहा था। उसके निश्चल शरीर पर 4 रक्तरंजित पट्टियां बंधी हुई दिखाई दे रही थीं। सुभाष की मां सरिता उदास होकर उसके पास बैठी थीं। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी दोनों आंखें लाल थीं और चेहरे पर आंसू के धब्बे दिखाई दे रहे थे, जो इस बात का सबूत था कि उसने कई दिनों से अपना चेहरा नहीं धोया था। मेरी महिला, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया कुछ खा लीजिए। आप कई दिन बिना भोजन के रहे हैं। उसके पास कई नौकरानियां भोजन की कई प्लेटें और कपड़े धोने का बर्तन लेकर उसे पुकार रही थीं। राठौर सेन ने आह भरी और दासियों को दूर जाने का इशारा किया। दुखी भाव से बिस्तर के पास खड़े होकर उसने अपने सबसे बड़े बेटे की ओर देखा। सुभाष के चारों हाथ पैर कट गए थे और वह खुद से कुछ खा पी भी नहीं पा रहा था। ऐसा जीवन मृत्यु से भी बदतर था। रुद्र धीरे धीरे बिस्तर के किनारे चला गया और सुभाष के सामने खड़ा हो गया। धीरे से फुसफुसाते हुए वह बोला, बड़े भाई, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैं आपका चौथा भाई रुद्र सेन हूँ। सुभाष की निस्तेज आंखों में फिर से धुंधली चमक आ गई जब उसने धीरे से रुद्र की आकृति को देखा। चेहरे पर कोई भाव न लाते हुए सुभाष ने एक पीड़ा भरी मुस्कान बिखेरी और फिर रूखी आवाज में बोले, फो चौथा भाई, आप अंततः लौटा हुआ। रुद्र ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। वह और सुभाष बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन उसे इस रूप में देखकर रुद्र का दिल दुख से भर गया। रुद्र ने पीछे घूमकर लोगों की ओर देखा। पिताजी, बड़ी बुआ, मुझे बड़े भाई से कुछ बातें कहनी हैं। क्या एक पल के लिए भी अकेले रहना संभव होगा? राठौर सेन ने थोड़ा सिर हिलाया। रुद्र सेन, अब आप अपने बड़े भाई को खुश कर लें, ठीक है? इतना कहकर राठौर सेन अन्य 2 मौसियों के साथ चले गए और पीछे सुभाष की मां सरिता को छोड़ गए, जो अभी भी उदास भाव से वहीं खड़ी थीं। रुद्र लिंगलिंग के पास गया और धीरे से बोला, बड़ी चाची, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं निश्चित रूप से बड़े भाई को ठीक कर दूंगा। कृपया मुझे अभी बड़े भाई को सांत्वना देने दीजिए, मेरे पास उसे ठीक करने का एक तरीका है। मुझे सबसे पहले सभी को कमरे से बाहर निकालना होगा ताकि मैं उससे बात कर सकूं। ये सुनकर सरिता की आंखें उसकी ओर घूम गईं और उसे एहसास हुआ। उसकी भुजाएं कांपने लगी जब उसने उसके हाथों को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। रुद्र सेन, तुम्हारी चाची तुमसे विनती करती है, तुम्हें अपने भाई को सांत्वना देनी चाहिए। उसकी मदद करो, उसे जीने में मदद करो, तुम्हारी चाची तुमसे विनती करती है। सरिता के चेहरे पर याचना का भाव था। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि उसका बेटा किस स्थिति में है और वह जानती थी कि वह पहले ही जीने की इच्छा खो चुका है।
वह अपना ख्याल नहीं रख सकता था, न ही खुद खा पी सकता था, इसलिए वह बस मरना चाहता था। इस तरह से जीना एक कष्टदायक अनुभव था। रुद्र ने सिर हिलाकर कहा, बड़ी बुआ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। रुद्र ने दृढ़ता से कहा। रुद्र के शब्द बड़ी चाची के लिए पर्याप्त थे, जिससे सरिता को आशा की एक किरण मिली। उसकी क्षीण होती हुई आत्मा अंततः एक बार फिर जाग उठी जब वह कमरे से बाहर निकली और पीछे रुद्र और सुभाष को छोड़ दिया। इतना जाना पहचाना चेहरा देखकर सुभाष की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें पवित्र प्रकाश अकादमी में बिताए दिनों की यादें ताज़ा हो गईं। उन्हें स्पष्ट रूप से याद है कि एक बार मयूर संप्रदाय के कुमार मयूर ने उन्हें इतना परेशान किया था कि वे चोटिल हो गए थे। उसके चौथे भाई ने कुमार मयूर और एक दर्जन अन्य छात्रों से लड़ाई करके उसका बदला लिया था। अंत में कुमार मयूर का हाथ काट दिया गया, जिससे रुद्र को अपनी इच्छा के विरुद्ध घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। उन वर्षों की घटनाएं सुभाष के हृदय को झकझोर कर रख देती थीं। वह जानता था कि वही वह कारण था जिसके कारण उसके सबसे छोटे भाई को घर से भागने पर मजबूर होना पड़ा था। यह उसकी गलती थी कि उसके चौथे भाई को इतनी बदनामी झेलनी पड़ी। इससे सुभाष को हमेशा दोषी महसूस होता था, क्योंकि उसने ही अपने भाई को फंसाया था। जब उसका चौथा भाई वर्षों तक चुप रहा तो सुभाष के मन में सबसे बुरा विचार आने लगा। अब जबकि उसका चौथा भाई अंततः वापस आ गया था, सुभाष राहत महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका और उस राहत ने उसे अपने घावों को भूलने में मदद की। रुद्र सुभाष के पास बैठ गया। बड़े भाई, मैं जानता हूं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद को संभालना होगा। मुझे थोड़ा समय दीजिए और आपका चौथा भाई निश्चित रूप से आपके अंगों को ठीक करने में मदद करेगा। ये शब्द सुनकर सुभाष का चेहरा उदास हो गया। आह भरते हुए उसने कहा, चौथे भाई, तुम समझते नहीं हो। किसी अंग को पुनः विकसित करने के लिए व्यक्ति के पास कक्षा 7 के रेडियंट सेंट मास्टर की शक्ति होनी चाहिए। तुम्हारा सबसे बड़ा भाई कभी भी खड़ा नहीं हो सकेगा। सुभाष का चेहरा दुख से काला पड़ गया और उसकी आंखें पुनः धुंधली होने लगीं। कोई भी देख सकता था कि वह जीने की ताकत खोने लगा था। रुद्र ने एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अचानक उस क्षेत्र में उपस्थित समस्त दीप्तिमान संत बल उसके हाथों के बीच में इकट्ठा होने लगे। एक पल में उसमें एक दूधिया सफेद चमक पैदा हो गई जो तीव्रता के साथ और अधिक चमकने लगी। आंखों को चौंधिया देने वाली प्रकाश की चमकदार गेंद ने पूरे कमरे को जगमगा दिया। यदि दिन न होता तो बाहर बैठे लोग कमरे से आती प्रकाश की तेज किरणों को देख पाते। दरवाजे के दूसरी ओर रुद्र की मां सुमति उस दीप्तिमान संत बल को देखकर आश्चर्यचकित हो गई जो आकाश से उड़कर उस कमरे में आ रहा था जिसमें रुद्र और सुभाष थे। उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक बढ़ती गई और उसका सदमा भी झलकने लगा। रेडिएंट सेंट फोर्स की कितनी मजबूत मात्रा है, ये कौन कर सकता है? ये हो सकता है। सुमति को अचानक कुछ एहसास हुआ। एक साथ ही रेडिएंट सेंट मास्टर के रूप में वह रेडिएंट सेंट फोर्स की लहर और उसकी तीव्रता को भांपने में सक्षम थी। उसे और भी अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि उसने पहले कभी इतनी तेज या मजबूत भीड़ नहीं देखी थी। केवल श्रेणी 5 का रेडिएंट सेंट मास्टर ही कम से कम ऐसी उपलब्धि हासिल करने में सक्षम होगा। सुभाष के कमरे से बाहर जाने के बाद राठौर सेन और अन्य चाची अभी भी पश्चाताप महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अभी तक सुमति के चेहरे पर आए अचानक बदलाव को नोटिस नहीं किया था। कमरे के अंदर सुभाष हैरानी से केवल रुद्र के हाथों के बीच की सफेद रोशनी को देख रहा था। वह जो देख रहा था उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वह जानता था कि इस प्रकार का प्रकाश रेडिएंट सेंट फोर्स था जिसे केवल रेडिएंट सेंट मास्टर्स ही इस्तेमाल कर सकते थे। जैसे ही रेडिएंट सेंट फोर्स की गेंद सुभाष के शरीर के चारों ओर एकत्रित होने लगी, रुद्र के हाथ नीचे की ओर दबाव डालने लगे। इतनी शुद्ध मात्रा में रेडिएंट सेंट फोर्स से घिरे होने के बाद सुभाष को अचानक कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इससे उसे सहजता महसूस हुई। इस प्रकार की भावना कुछ ऐसी थी जिसे निम्न श्रेणी के तेजस्वी संत मास्टर कभी प्राप्त नहीं कर पाते। थोड़े समय के बाद रुद्र ने अंततः अपने हाथ नीचे कर लिए और दीप्तिमान संत शक्ति को बहने से रोक दिया। रेडिएंट सेंट फोर्स के आरामदायक बुलबुले का अनुभव करते हुए सुभाष के पहले पीले पड़े चेहरे पर कुछ रंगत आ गई थी। यहाँ तक कि उसके अंगों के आसपास के घाव भी ठीक हो गए थे। इतने कम समय में रुद्र ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो अन्य कोई भी तेजस्वी संत गुरु नहीं कर पाया था। सदमे के कारण सुभाष बोल भी नहीं पा रहे थे। वह बहुत देर तक चुपचाप रुद्र को देखता रहा। रुद्र वापस बैठ गया। अपने भाई के चेहरे पर आश्चर्य के भाव देखकर रुद्र के चेहरे पर हल्की संतुष्टि के भाव उभरे। बड़े भाई, शायद आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन न केवल आपका चौथा भाई एक योद्धा है, बल्कि मैं भी एक तेजस्वी संत मास्टर हूँ। मैं केवल कक्षा 6 का रेडिएंट सेंट मास्टर हूँ, लेकिन कक्षा 7 के दायरे तक पहुँचने में मुझे बस कुछ ही कदम बाकी हैं। थोड़ा समय दीजिए, मैं आपके शरीर को ठीक कर दूंगा। सुभाष के चेहरे पर तुरंत ही भावनाएं उभरने लगीं और उसकी आंखें भर आईं। बोलते हुए उसकी आवाज कांपने लगी। चौथे भाई, क्या आपके शब्द हैं? क्या वे सत्य हैं? क्या आप वास्तव में कक्षा 6 के रेडिएंट सेंट मास्टर हैं? इस क्षण सुभाष को अंततः जीने की शक्ति महसूस हुई। रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बड़े भाई, तुम्हें महसूस नहीं हुआ? जिस रेडिएंट सेंट फोर्स को मैं नियंत्रित कर सकता हूं वह अतीत में आपके साथ व्यवहार करने वाले किसी भी रेडिएंट सेंट मास्टर से कहीं अधिक शक्तिशाली है। बड़े भाई, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
कुछ समय में मैं आपके अंगों को पुनः विकसित कर सकूंगा और आपको पुनः सामान्य बना सकूंगा। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम उस दिन तक जीवित रहोगे। सुभाष को अपने दिल की भावना को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। रुद्र के शब्दों से सुभाष के मन से मरने का सारा विचार निकल गया और जीने की उसकी आशा एक नई ज्वाला के साथ प्रज्वलित हो उठी। चौथे भाई, चिंता मत करो। आपके बड़े भाई निश्चित रूप से आपकी प्रतीक्षा करेंगे। आपके सबसे बड़े भाई अवश्य जीवित रहेंगे। अपने बड़े भाई के सिर से मौत का साया हटता देख रुद्र के चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान थी और फिर उसने बाहर खड़े लोगों को आवाज लगाई। राठौर सेन और सरिता दोनों अंदर गए तो उन्होंने देखा कि सुभाष बहुत प्रसन्नचित होकर बिस्तर पर लेटा हुआ था। शुरू में उसने जो भी अवसाद महसूस किया था वह बिना किसी अवशेष के मिट चुका था। इस परिवर्तन से सभी लोग हैरान और भ्रमित हो गए कि आखिर रुद्र ने ऐसा क्या कह दिया जिससे ऐसा प्रभाव पैदा हो गया। सुमति की आंखें अपने बच्चे की ओर प्यार भरी नजर से देख रही थीं, क्योंकि उसे पहले से ही अंदाजा था कि अभी क्या हुआ था। आहू, क्या तुम ठीक हो? सरिता ने अपने बेटे के चेहरे पर आए परिवर्तन को नोटिस किया और चिंता में बोली। अपनी माँ का पीला चेहरा देखकर सुभाष की आंखें भर आईं और वह रो पड़ा। माँ, अब चिंता मत करो, आपका बच्चा अब ठीक है। आपका बच्चा निश्चित रूप से जीवित रहेगा। अपने बच्चे के मुंह से ये शब्द सुनकर सरिता को अचानक महसूस हुआ कि वह विशाल पत्थर उसके ऊपर उठ गया है। वह बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। ठीक उसी समय 1000 लोगों का समूह रामगढ़ शहर में दाखिल हुआ। उनमें से कई लोगों ने चमकीले पीले रंग के बैनर उठाए हुए थे जो हवा में लहरा रहे थे। उन झंडों पर बड़े बड़े शब्द मयूर संप्रदाय लिखे देखे जा सकते थे। अब जबकि युद्ध अंततः समाप्त हो चुका था, युद्ध में भाग लेने वाली सभी प्रमुख शक्तियां अपने अपने घर लौट चुकी थीं। मयूर संप्रदाय के लोग दक्षिणी गढ़ से लौट रहे थे और अपने संप्रदाय के मठ तक पहुंचने के लिए रामगढ़ शहर से गुजर रहे थे। समूह का नेतृत्व एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति कर रहे थे जो मयूर संप्रदाय के वर्तमान कुलपति सिद्धार्थ थे और कुमार मयूर के पिता भी थे। उसी समय शुद्ध काले रंग की एक आकृति तेजी से दौड़ती हुई आए और मयूर संप्रदाय के समूह के पास पहुंची, लेकिन आगे चल रहे 2 जादुई पशु सवारों ने उसे रोक दिया। कुलपति ने तुरंत उस आदमी को पहचान लिया और कहा, उसे जाने दो। 2 मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जिन्होंने उस व्यक्ति को रोका था तुरंत अलग हो गए ताकि काले वस्त्र पहने व्यक्ति को भागने का मौका मिल सके। कुलपति के पास जाकर वह उनसे कुछ फुसफुसाने लगा। अचानक सिद्धार्थ की आंखें चमक उठीं और वह चिल्लाया, रुद्रसेन घर लौट आया है। क्या वह सच है? ये बिल्कुल सच है, आकृति ने ईमानदारी से बात की। सिद्धार्थ की आंखें चमक उठीं और उसने हाथ हिलाते हुए कहा, आगे बढ़ो। सेन मैनर की ओर बढ़ते रहो। मयूर संप्रदाय ने तुरंत अपना रास्ता बदल लिया और सेन कबीले की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। सेन मनो। रुद्र और बाकी लोग अभी भी सुभाष के कमरे में आपस में बातें कर रहे थे, तभी बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। कबीले के नेता, आपके लिए एक जरूरी रिपोर्ट है। इस पर राठौर सेन ने दासी को दरवाजा खोलने का संकेत दिया। दरवाजे खुलते ही एक गृहस्वामी तुरंत घबराकर दौड़ता हुआ अंदर आया। कुल नेता, कुछ बड़ी बात घटित हुई है। मयूर संप्रदाय हमारे सेन मनो के निकट आ रहा है। राठौर सेन के चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया और उन्होंने अपने नौकर को दूर जाने का इशारा किया तथा घबराहट में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। अगर रुद्र की वापसी लीक हो गई और उन्हें इसकी भनक लग गई, इसका मतलब यह है कि वे अभी भी उस दर्दनाक घटना को नहीं भूले हैं। रुद्र के अलावा बाकी सभी लोग सफेद हो गए, सबसे ज्यादा सुमति। जल्दी से रुद्र के हाथों को पकड़ते हुए उसके चेहरे पर उसके लिए चिंता दिखने लगी। इतने सालों तक अलग रहने के बाद आखिरकार अपने बच्चे को फिर से देखने में सक्षम होने के बाद सुमति नहीं चाहती थी कि रुद्र को एक बार फिर से भटकने के लिए मजबूर होना पड़े। रुद्र को अंदाजा हो गया कि उसकी माँ क्या सोच रही थी। अपने हृदय में हल्की सी पीड़ा महसूस करते हुए वह बोला, माँ, चिंता मत करो। आपका बच्चा अतीत में की गई हरकतें नहीं दोहराएगा। मेरे पति, जल्दी से मलिक को बुलाओ। हमने सुना कि मलिक उत्तरी गढ़ में क्या करने में सक्षम था। मुझे यकीन है कि अपने 2 विशेषज्ञों के साथ मयूर संप्रदाय भी जल्दबाजी में काम नहीं करेगा। आर्मिलाग ने कुछ घबराहट और चिंता के साथ कहा। राठौर सेन ने अपना सिर हिलाया। मलिक और अन्य सभी स्वर्गीय संत गुरु वर्तमान में शांतिपूर्ण साम्राज्य के शाही सलाहकारों के साथ शाही महल में हैं। यह उनके लिए एक श्रेष्ठ राज्य के साथ संबंध सुधारने का महत्वपूर्ण समय है। ऐसा मौका कौन छोड़ेगा? मेरा मानना है कि मलिक कुछ समय तक वापस नहीं आएंगे। तो फिर हम क्या करें? मलिक हमारे एकमात्र स्वर्गीय संत गुरु हैं, उनके न रहने पर हम मयूर संप्रदाय से कैसे निपट सकते हैं? अब चूंकि वे रामगढ़ शहर में हैं, इसलिए उनके आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अर्मिला ने चिंता से कहा। रुद्र उसका बच्चा नहीं था, फिर भी वह उसके लिए बहुत चिंतित थी। दूसरी चाची, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं मयूर संप्रदाय की देखभाल करूंगा, रुद्र ने कहा। मूर्ख बच्चे, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें मत बोलो। मयूर संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि तुम अकेले उससे निपट नहीं सकते। सुमति ने रुद्र की ओर देखा और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसे डर था कि वह एक बार फिर उसे छोड़कर चला जाएगा। माँ, आपका बच्चा मयूर संप्रदाय से नहीं डरता, रुद्र ने समझाया। घर पर आकर उसका दिल खुश हो गया और वह फिर से एक बच्चे की तरह महसूस करने लगा और बाहर की परेशानियों को लगभग भूल गया। राठौर सेन बोले, रुद्र, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है।
हमारे सेन वंश के पास एक अनमोल रहस्य है जिसने हमारी ताकत को कई वर्षों पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ा दिया है। यद्यपि हमने युद्ध में अनेक लोगों को खोया है, मयूर संप्रदाय ने भी उतने ही लोगों को खोया है। मलिक के स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल के साथ हमारी ताकत मयूर संप्रदाय से बहुत दूर नहीं है। तुम यहीं रहो और मुझे मयूर संप्रदाय से निपटने दो। हम मयूर संप्रदाय हमारे मगध साम्राज्य में नंबर 1 संप्रदाय है और इसकी ताकत इतनी है कि शाही परिवार भी इसके खिलाफ जाने से डरता है। रुद्रसेन ने अपने इकलौते बेटे कुमार मयूर का हाथ काट दिया। यह ऐसी बात है जिस पर मयूर संप्रदाय सहमत नहीं होगा। यदि हम रुद्रसेन को बाहर नहीं लाएंगे तो हमारा वंश भारी संकट में पड़ जाएगा। हम यहाँ लाभ की स्थिति में नहीं हैं, हमें रुद्रसेन को अब भाग जाना चाहिए। उसे हमारे पूरे कबीले को इसमें शामिल न करने दें और कई लोगों की अनावश्यक मौत का कारण न बनने दें। रुचिका अप्रसन्न भाव से बोली, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? रुद्रसेन पहले ही कई वर्षों से बाहरी दुनिया में भटक चुका है और 9 जन्मों के लिए पर्याप्त से अधिक कष्ट झेल चुका है। वह भी अभी लौटा है, हम उसे इतनी जल्दी इस क्रूर दुनिया में कैसे वापस ला सकते हैं? अर्मिला बोली। रुचिका ने अर्मिला की ओर न्यायोचित दृष्टि से देखने से पहले नागभान सिकुड़ी। अपनी आंखें खोलो और देखो कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। वह अभी भी जीवित और स्वस्थ है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने बाहरी दुनिया में क्या अनुभव किया, वह अभी भी जीवित है और स्पष्टतः उसने जो छोटे मोटे खतरे झेले हैं उन्हें भी सहन किया है। अगर वह यहीं रहा तो हमारा पूरा कुनबा खतरे में पड़ जाएगा। दूसरी चाची, मुझे पता है कि आप रुद्रसेन के लिए चिंतित हैं, लेकिन मैं केवल पूरे कबीले की चिंता कर रहा हूं। यहाँ हर कोई अपना मुंह बंद रखेगा। राठौर सेन ने जोरदार आवाज लगाई जिससे सभी लोग चौंक गए। उसने रुचिका को एक कठोर नजर से देखा जिससे उसका गुस्सा छिप नहीं पाया। कोई भी आवाज न करे, मैंने अपना निर्णय पहले ही कर लिया है। मयूर संप्रदाय भले ही मजबूत हो, लेकिन हमारा सेन कबीला ऐसा कबीला नहीं है जिसे आसानी से धमकाया जा सके। रुद्र, तुम यहीं रहो और यहाँ से मत जाओ। मैं कुछ लोगों को बुलाऊंगा और हम देखेंगे कि मयूर संप्रदाय वास्तव में कितना बर्बर है। सेन वंश अब उनसे नहीं डरेगा। अपने लबादे की आस्तीनें झटकते हुए राठौर सेन वहां से चले गए। जल्द ही शांतिपूर्ण परिसर में एक बार फिर से हलचल मच गई, क्योंकि हर किसी ने स्तब्ध होकर यह समाचार सुना। परिसर में भ्रमित कदम चलते हुए नौकर नौकरानियां प्रत्येक योद्धा को बुलाने के लिए दौड़ पड़ीं। रुचिका ने रुद्र को गुस्से से देखा। तुम सचमुच हमारे सेन वंश के लिए अपशकुन हो। अपने जन्म के बाद से ही तुमने केवल परेशानियां ही पैदा की हैं और अब तुम्हारे कारण हमारा सेन वंश बर्बाद हो जाएगा। अर्मिला और सुमति दोनों के चेहरे कठोर हो गए। रुचिका के शब्दों ने उनमें क्रोध पैदा कर दिया। सुभाष ने भी सिर घुमाकर रुचिका की ओर ठंडे मन से देखा। तीसरी बुआ, चौथे भाई से ऐसे शब्द कैसे कह सकती हैं? ये कुमार मयूर की गलती थी, हमारे चौथे भाई की नहीं। चौथे भाई ने मेरी समस्याओं के बदले में मुझसे बदला लिया। अगर किसी को दोषी ठहराया जा सकता है तो वह मैं हूं। तीसरी बहन, आहू सही है। रुद्रसेन अतीत के लिए दोषी नहीं है। एक प्राथमिक संत के रूप में वह एक महान संत की भुजा काटने में सक्षम थे। इस प्रकार की ताकत मगध साम्राज्य में अक्सर देखने को नहीं मिलती। हमें उनकी कुशलता पर खुश होना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। सरिता बोली, अतीत में उसने रुद्र के साथ उदासीनता से व्यवहार किया था, लेकिन अब जब रुद्र ने उसके बेटे को बचा लिया था तो वह विशेष रूप से आभारी थी और उसके बारे में बेहतर राय रखती थी। रुद्र के साथ तीनों बहनों को खड़ा देखकर रुचिका को पता चल गया कि आगे बढ़ना व्यर्थ होगा। आखिरी सांस लेकर वह वहां से चली गई। सरिता रुद्र के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। रुद्रसेन, कृपया बुरा मत मानो और अपनी तीसरी चाची की बातों को नजरअंदाज करो। मयूर संप्रदाय के मामले में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मलिक यहाँ हैं, वे ज्यादा अहंकारी होने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि मलिक वास्तव में एक रहस्यमयी व्यक्ति है। मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह इतना ताकतवर है। यदि उत्तरी गढ़ से समाचार न आते तो हमें कभी पता नहीं चलता। अगर हमें पहले पता होता तो हम कभी भी तुम्हें भागने नहीं देते। ये वर्ष आपके लिए सचमुच बहुत कठिन रहे हैं। सरिता क्षमायाचना भरे स्वर में बोली। रुद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। बड़ी चाची, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रुद्रसेन ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्हें आसानी से धमकाया जा सके। तीसरी चाची को देर सवेर अपने शब्दों पर पछतावा होगा। माँ, आप चौथे भाई को कमांगती हैं। मेरा चौथा भाई प्रतिभाशाली लोगों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। एक बड़े भाई के रूप में मैं उनकी शक्ति से बहुत नीचे हूँ। सुभाष अपने बिस्तर पर ही मुस्कुराया। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न था, क्योंकि वह जानता था कि उसका चौथा भाई कक्षा 6 का रेडियंट सेंट मास्टर था। मगध साम्राज्य में इससे पहले किसी ने इसके बारे में नहीं सुना था, तथा पूरे महाद्वीप में यह अभी भी दुर्लभ था। अपने बच्चे के चेहरे पर ऐसी खुशी भरी मुस्कान देखकर सरिता को भी खुशी हुई। वह जानती थी कि सुभाष के साथ बातचीत के दौरान रुद्र ने किसी तरह अपनी निराशा को दूर कर दिया था, जिससे वह एक बार फिर से जीना चाहता था। इसलिए रुद्र के प्रति उसकी कृतज्ञता बहुत बढ़ गई थी। ... उसी समय मगध साम्राज्य के शाही महल में शांतिपूर्ण साम्राज्य के 5 शाही सलाहकार भोजन की मेज पर एकत्र हुए। वहां 10 से अधिक लोग इकट्ठे हुए थे। राजा के अलावा अन्य लोग राज्य के बाकी हिस्सों से आए अन्य स्वर्गीय संत गुरु थे। यह एक ऐसी सभा थी जिसमें कोई भी सामान्य व्यक्ति भाग नहीं ले सकता था, यहाँ तक कि मगध साम्राज्य के राजकुमार भी इसका अपवाद नहीं थे।
भोज में मगध साम्राज्य के सभी विशेषज्ञ अत्यंत सम्मानजनक भाव से 5 शाही सलाहकारों के लिए टोस्ट दे रहे थे, जो उनके द्वारा उन्हें खुश करने के प्रयासों को दर्शाता था। यद्यपि सभी लोग समान स्तर के थे, लेकिन उनकी स्थिति पूरी तरह से भिन्न थी और उनकी शक्ति भी भिन्न थी। ये सभी लोग सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे जो समान श्रेणी के किसी भी व्यक्ति से आसानी से लड़ सकते थे। उनकी ताकत अपने से ऊंचे रैंक के किसी भी व्यक्ति को हराने के लिए पर्याप्त थी। उनमें से प्रत्येक के पास मौजूद स्वर्गीय स्तरीय युद्ध कौशल के साथ उनकी सैन्य शक्ति एक अलग ही स्तर पर थी, जो उनके अस्तित्व को बहुत स्पष्ट रूप से वर्णित करती थी। सम्माननीय शाही सलाहकारों, ये राजा शांतिपुर्म साम्राज्य को उनकी सहायता के लिए सचमुच धन्यवाद देता है। यदि शांतिपुर्म साम्राज्य को हमारी भूमि का कोई उपयोग है तो हम उसे प्रदान करने का सर्वोत्तम प्रयास करेंगे। यद्यपि हमारा मगध साम्राज्य काफी कमजोर है, फिर भी हम बैलों की तरह कड़ी मेहनत करेंगे। राजा बोला। पांचों शाही सलाहकारों ने उसकी बातें सुनकर विनम्रतापूर्वक मुस्कुराहट बिखेरी, लेकिन उनमें से किसी को भी ये पता नहीं था कि शाही संरक्षक का मगध साम्राज्य के साथ क्या संबंध है। वे नहीं जानते थे कि वह किस शक्ति के साथ मित्रवत है, इसलिए उन्होंने यहाँ किसी को अपमानित करने का साहस नहीं किया। यदि उन्होंने रुद्र के किसी मित्र को ठेस पहुंचाई तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। वे पांचों रुद्र के साथ अपने रिश्ते सुधारने की आशा में शांतिपुर्म साम्राज्य से उसके पीछे चले आए थे। उनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि यह सब व्यर्थ हो जाए। उसी समय पवित्र प्रकाश अकादमी के प्रधानाचार्य खफिर बोले। सम्मानित शाही सलाहकार, इसमें एक प्रश्न है जो मैं पूछना चाहता हूँ। जब यह उत्तरी गढ़ में था, इसने सुना कि तुम्हारे प्रतिष्ठित राज्य में एक शाही रक्षक है जो हमें बचाने आया है। क्या ये पूछा जा सकता है कि वह सम्मानित व्यक्ति कौन है, या सम्मानित शाही सलाहकार बोल सकते हैं कि वह मगध साम्राज्य को कैसे जानता है? उसी समय पवित्र प्रकाश अकादमी के प्रधानाचार्य खफिर बोले। सम्मानित शाही सलाहकार, इसमें एक प्रश्न है जो मैं पूछना चाहता हूँ। जब यह उत्तरी गढ़ में था, इसने सुना कि तुम्हारे प्रतिष्ठित राज्य में एक शाही रक्षक है जो हमें बचाने आया है। क्या ये पूछा जा सकता है कि वह सम्मानित व्यक्ति कौन है, या सम्मानित शाही सलाहकार बोल सकते हैं कि वह मगध साम्राज्य को कैसे जानता है? प्रश्न सुनकर मेज पर बैठे सभी लोगों ने तुरंत वहां एकत्रित शांतिपुर्म साम्राज्य के शाही सलाहकारों की ओर देखा। खाफिर ने वह सवाल पूछा था जो सबके मन में था। उनमें से प्रत्येक को पता था कि शांतिपुर्म साम्राज्य के शाही सलाहकार के रूप में मगध साम्राज्य के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए। पांचों शाही सलाहकार एक दूसरे की ओर ऐसे देख रहे थे मानो चुपचाप कुछ कहना चाहते हों। वे सभी उच्च पदस्थ सदस्य थे, इसलिए यदि कोई सामान्य व्यक्ति उनके शाही संरक्षक के बारे में पूछताछ करता तो वे अत्यंत अप्रसन्न हो जाते। इससे पहले उन्होंने अपने सामने वाले समूह के सामने अपनी नाराजगी प्रकट करने का साहस नहीं किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके शाही संरक्षक के मित्र समूह में से किसी एक को ठेस न पहुंचे। हालांकि यह उनके शाही रक्षक के बारे में अधिक जानने का एक अच्छा अवसर था। पांचों शाही रक्षक एक क्षण के लिए चुप हो गए। फिर वेदा बोला, हमारे शाही रक्षक का नाम रुद्र है, क्या आप में से कोई नाम पहचान सकता है? रुद्र का नाम सुनते ही सभी के चेहरे पर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। उन्होंने पहले कभी ऐसा नाम नहीं सुना था। सबके चेहरे देखकर पांचों शाही सलाहकारों को भी कुछ उलझन महसूस हुई। अपनी आंखों से वे देख सकते थे कि हर कोई ऐसे नाम से परिचित नहीं था। इस परिणाम ने उनमें भी जिज्ञासा उत्पन्न कर दी थी कि क्या वास्तव में मगध साम्राज्य और उनके शाही रक्षक के बीच कोई संबंध था। महल के एक अन्य भव्य हॉल में बहुत शोरगुल हो रहा था, क्योंकि कई बख्तरबंद लोग खुशी से खाना खा रहे थे और एक दूसरे के साथ हंस रहे थे। वहां न केवल उच्च पदस्थ सेनापति थे, बल्कि राज्य में प्रमुख शक्तियों के कई प्रतिनिधि भी थे। यहां तक कि राजा के 2 बेटे भी वहां बैठे थे और टोस्ट दे रहे थे। उनमें सबसे प्रमुख दिखने वाला व्यक्ति सफेद वस्त्र पहने एक युवक था। वह युवक लगभग 27 वर्ष का लग रहा था, और यद्यपि वह शाही परिवार का सदस्य नहीं था, फिर भी हॉल में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए शुभकामनाएं दे रहा था। यहाँ तक कि दोनों राजकुमार भी बिना किसी अहंकार के युवक से सक्रियता से बातचीत कर रहे थे। यदि कोई भी व्यक्ति जो उन्हें नहीं जानता था ये दृश्य देखता तो वह यह मान लेता कि वे तीनों अच्छे मित्र हैं। ये युवक राजीव था। वह मूलतः पश्चिमी गढ़ में सेन कबीले के साथ थे। मूलतः उन्होंने युद्ध समाप्त होने के बाद सेन वंश के साथ वापस जाने की योजना बनाई थी, लेकिन राजा के अनुरोध पर उन्होंने इस भोज में भाग लेने से इनकार नहीं किया। रुद्र, तुम्हें पवित्र भूमि छोड़े हुए आधा साल हो गया है। कल मैं सेन कबीले के पास जाऊंगा और आपकी वापसी का इंतजार करूंगा। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम जल्द ही एक दूसरे से मिलेंगे। फिर हम फीनिक्स महाद्वीप के लिए रवाना होंगे और अपने दुश्मनों को हरा देंगे। राजीव को उन दिनों की याद आ गई जब वह और रुद्र साथ थे। राजीव को न केवल रुद्र के साथ भाईचारे जैसा रिश्ता महसूस हुआ, बल्कि वह उसके प्रति ऋणी भी था। यदि रुद्र ने पहले ही उसकी जान नहीं बचाई होती तो अब उसके पास ऐसी शक्ति या रुद्र की सहायता नहीं होती। यदि वह रुद्र से नहीं मिला होता तो वह रुद्र के साथ भाड़े के सैनिकों के शहर में जाकर अपने चाचा त्यान से नहीं मिल पाता। यदि वह अपने चाचा त्यान से नहीं मिला होता तो वह कभी भी स्वर्ग की ओर जाने वाले मार्ग पर नहीं चल पाता। भोज समाप्त होने के बाद राजीव को रात भर शाही महल में रुकने के लिए आमंत्रित किया गया। जब से शांतिपुर्म साम्राज्य के शाही सलाहकारों को पता चला कि मगध साम्राज्य और रुद्र के बीच कोई संबंध नहीं है, तब से उन्होंने यहाँ रहने में कोई रुचि नहीं ली। इसलिए जब दावत समाप्त हो गई तो उन्होंने वहां रुकने से इनकार कर दिया और तुरंत शाही महल से चले गए।
जब 5 शाही सलाहकार चले गए तो मगध साम्राज्य के विशेषज्ञों की भी वहां रहने की इच्छा नहीं रही और वे घर लौटने लगे। वेदा और अन्य 4 कुछ देर तक महल से दूर सड़कों पर चलते रहे। फिर नील बोला, हमें आगे क्या करना चाहिए? हम शाही रक्षक को कहाँ ढूंढेंगे? रामगढ़ शहर में। वेदा बोला, जाने से पहले शाही रक्षक ने कहा था कि वह कुछ समय के लिए रामगढ़ शहर में रुकेंगे, चलो वहीं चलें। ये चलने लगा। हालांकि मेरे पास एक प्रस्ताव है। चूंकि हमें ऐसा करने का मौका अक्सर नहीं मिलता, तो क्यों न हम अपनी गति से आगे बढ़ें। किसी भी स्थिति में युद्ध समाप्त हो चुका है और इंपीरियल प्रोटेक्टर के साथ कुछ भी बुरा होने की संभावना नहीं है, इसलिए हमें अपनी गति से आगे बढ़ना चाहिए। नयन बोला। जब बाकी 4 लोग सहमत हो गए तो उनमें से एक बोला, नयन का विचार अच्छा है। चूंकि हमें कोई जल्दी नहीं है, इसलिए हम समय ले सकते हैं। आइए हम उस मातृभूमि को देखें जहां हमारे शाही संरक्षक बड़े हुए और देखें कि ऐसी प्रतिभा को जन्म देने के लिए वहां कैसा वातावरण था। रामगढ़ शहर का सेन वंश। मयूर संप्रदाय पहले से ही सेन वंश के द्वार के बाहर एकत्रित हो चुका था। अंदर कई सौ सैनिक लड़ने के लिए तैयार खड़े थे। सेन वंश के नेता राठौर सेन मयूर संप्रदाय की भीड़ के सामने शांतिपूर्वक खड़े थे। उसके ठीक पीछे कबीले के कई बुजुर्ग अपने शत्रुओं की ओर ठंडी निगाहों से देखते हुए खड़े थे। उनके आगे मयूर संप्रदाय के कुलपति सिद्धार्थ थे और उनके पीछे भी 1 दर्जन लोग थे। उनकी आंखें तलवारों की तरह तेज थीं और वे सभी पृथ्वी संत मास्टर थे, लेकिन उनके चेहरों पर जख्म के निशान उन्हें और भी अधिक भयावह बना रहे थे। राठौर सेन, हमारा मयूर संप्रदाय आपसे झगड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन रुद्रसेन ने मेरे बच्चे का हाथ काट दिया, जो एक ऐसा पाप है जिसे मैं माफ नहीं कर सकता। यदि आप उसे मयूर संप्रदाय को नहीं सौंपते हैं तो मेरा मयूर संप्रदाय आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। सिद्धार्थ ने राठौर सेन को उदासीनता से घूरते हुए कहा। राठौर सेन ने कहा, सिद्धार्थ, वह साल तो बहुत पहले बीत चुका है। ये स्पष्ट रूप से आपके बेटे कुमार मयूर की गलती थी, क्योंकि उसने मेरे अपने बच्चे आहू को भारी घाव दिए थे। इसके बाद जो परेशानियां हुई वे कुमार मयूर द्वारा स्वयं उत्पन्न की गई परेशानी के कारण हुई। यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो अपने बच्चे को उसकी कमजोरी के लिए दोष दीजिए। एक महान संत का हाथ एक प्राथमिक संत द्वारा काट दिया गया। अब चूंकि सेन वंश की ताकत पहले से कहीं अधिक हो गई थी, इसलिए राठौर सेन को मयूर संप्रदाय का डर नहीं था। इसलिए जब बात उन तक पहुंची तो राठौर सेन ने बिना किसी रोक टोक के खुलकर अपनी बात कही। सिद्धार्थ का चेहरा काला पड़ गया जब उन्होंने राठौर सेन को खतरनाक आवाज में देखा। राठौर सेन, क्या ये हो सकता है कि आप मेरे मयूर संप्रदाय के साथ युद्ध करना चाहते हैं? यद्यपि कुलपिता यहाँ नहीं है, हमारा सेन वंश किसी भी प्रकार का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि आप हमें मजबूर करना चाहते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से आपके खिलाफ लड़ेंगे। आइए देखें कि कौन सी शक्ति अधिक शक्तिशाली है, आपका मयूर संप्रदाय या मेरा सेन वंश। राठौर सेन की आवाज में हास्य की कोई झलक नहीं थी। उन्होंने कहा, यह सच है कि हमारे कुलपिता चले गए हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमारे सेन वंश को इस तरह से परेशान किया जाएगा। हम उस ताकत को कायम रखेंगे जो हमारे पितामह ने छोड़ी है और उन गलतियों को सुधारेंगे जो हमने कई साल पहले की थी। एक अन्य बुजुर्ग ने कहा। सिद्धार्थ का चेहरा और भी अधिक उदास हो गया। क्या आप हमारे मयूर संप्रदाय को अपमानित करने का परिणाम नहीं समझते हैं? एक व्यक्ति के कारण पूरा सेन वंश गिर जाएगा। क्या आप सचमुच ऐसा चाहते हैं? सिद्धार्थ के मन में सेन वंश के साथ युद्ध करने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि उसने उत्तरी गढ़ में मलिक की ताकत के बारे में सुना था। उनके वर्तमान स्तर पर यदि मयूर संप्रदाय के 2 स्वर्गीय संत गुरु भी हाथ मिला लें तो भी यह स्पष्ट नहीं होगा कि उनका संप्रदाय जीत पाएगा या नहीं। यदि हमारा सेन वंश भी टूटकर छोटा हो जाए तो भी मयूर संप्रदाय की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं होगा। राठौर सेन ठंडी हंसी हंस पड़े। दोनों पक्ष एक क्षण के लिए स्थिर खड़े रहे। दोनों के दिलों में थोड़ा डर था, क्योंकि दोनों ही गुटों को पता था कि उनकी ताकत लगभग बराबर है। यदि लड़ाई छिड़ गई तो दोनों पक्षों को नुकसान होगा और सत्ता खोनी पड़ेगी। 4 घंटे के गतिरोध के बाद अचानक क्षितिज के पार से एक ऊर्जा उड़ती हुई दिखाई दी। एक छोटा सा कण सेन वंश की ओर बढ़ा और फिर धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरने लगा। धीरे धीरे वह मयूर संप्रदाय के ठीक सामने आ पहुंचा। यह एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसने आग जैसे लाल रंग का लबादा पहना हुआ था और उसके सफेद बाल उसके बुजुर्ग चेहरे को और भी निखार रहे थे। इस बुजुर्ग को देखकर मयूर संप्रदाय के कुलपति सिद्धार्थ तुरंत उत्साहित हो गए। वह झिझकते हुए बोला, माँ मालिक, क्या तुम टूट गए हो? बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान और उत्साह के साथ अपना सिर हिलाया। स्वर्ग ने मुझे नहीं बुलाया है। मैंने कभी यह अनुमान नहीं लगाया था कि अंतिम क्षण में मैं अचानक दुनिया के रहस्यों की अवधारणाओं को समझ लूंगा और स्वर्ग संत मास्टर बनने की दिशा में सफलता प्राप्त करूंगा। गुरुजी, आपने अंततः सफलता प्राप्त कर ली, यह अद्भुत है। सिद्धार्थ का चेहरा उत्साह और खुशी से चमक उठा। उनके गुरु किसी तरह सीमा के चरम पर स्वर्ग संत गुरु बनने में कामयाब हो गए थे, जिसका अर्थ था कि मयूर संप्रदाय में अब 3 स्वर्ग संत गुरु थे। यह शाही महल से भी अधिक था और इसने उन्हें मगध साम्राज्य के भीतर सबसे मजबूत गुट बना दिया। सिद्धार्थ के मन में पहले से ही यह विचार था कि मगध साम्राज्य का राजा मयूर संप्रदाय के साथ कहीं अधिक सम्मान और अधीनता से पेश आएगा। अपने मयूर संप्रदाय को एक और स्वर्गीय संत गुरु प्राप्त होते देख सिद्धार्थ के पीछे खड़े सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बुजुर्ग की ओर सम्मान से देखा।
दूसरी ओर सेन परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर कड़वाहट थी और वे सब अंधेरे में घूर रहे थे। मयूर संप्रदाय में 3 स्वर्गीय संत गुरु होना कुछ ऐसा नहीं था जो वे चाहते थे। विपुल, मैंने नहीं सोचा था कि मरने के बजाय तुम सफलता प्राप्त कर लोगे, सेन वंश के एक बुजुर्ग ने कहा। विपुल सिद्धार्थ के गुरु थे और उनकी आयु 400 वर्ष थी। क्योंकि उसके पास एक नियमित साधक के बराबर की प्रतिभा थी, इसलिए उसे छठे चक्र पृथ्वी संत मास्टर क्षेत्र तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लगा था। वह कई दशकों से अंतिम चरण पर अटका हुआ था और विश्व ऊर्जा को समझ पाने में सक्षम नहीं था। चूंकि उनके प्राकृतिक जीवनकाल के समाप्त होने में अधिक समय नहीं था, इसलिए किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वे अंतिम क्षण में स्वर्ग संत मास्टर बनने में सफलता प्राप्त कर लेंगे। विपुल जोर से हंसा। आकाश ने अभी तक मुझे नहीं छोड़ा है। नीरज, मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ फंस जाओगे। अगर आप जल्दी नहीं करेंगे और कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो आपके पास कोई मौका नहीं बचेगा। हम्फ, बुजुर्ग ने बिना कोई टिप्पणी किए उत्तर दिया। मास्टर, आपकी टाइमिंग एकदम सही है। मेरे बेटे कुमार मयूर का हाथ सेन वंश के एक व्यक्ति ने काट दिया था, लेकिन उसकी रक्षा के लिए सेन वंश ने हमें अपना दुश्मन बना लिया है। मुझे आशा है कि स्वामी मामले को सुलझाने में मदद करेंगे और मेरे बेटे की बांह का बदला लेंगे। सिद्धार्थ ने विपुल से बात की। वे रुद्रसेन से बदला ले पाएंगे या नहीं, यह उसके स्वामी पर निर्भर करेगा। विपुल ने सिर हिलाकर कहा, मैंने कुमार मयूर के मामले के बारे में सुना है। ये हमारे सम्मान का मामला है, निश्चिंत रहें, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि न्याय उचित तरीके से हो। जवाब देने के बाद विपुल ने सेन कबीले की ओर देखा। आप उसे जल्दी से जल्दी बाहर ले आएं तो बेहतर होगा, अन्यथा आप मुझे मजबूर कर देंगे। आपको इसका परिणाम पता होना चाहिए। एक स्वर्गीय संत मास्टर एक पृथ्वी संत मास्टर से बहुत अलग था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति अभी अभी स्वर्ग संत मास्टर बना है, पृथ्वी संत मास्टर उसके लिए उपयुक्त नहीं होगा। सेन वंश के समूह के चेहरे पत्थर जैसे थे जब वे अपने सामने की शक्ति को देख रहे थे, लेकिन राठौर सेन पीछे नहीं हटे और बोले, हम उसे नहीं सौंपेंगे। विपुल की आंखें क्षण भर के लिए ठंडी हो गईं, फिर वह खर्राटे लेने लगा। उसके शरीर से बड़ी मात्रा में शक्ति निकलने लगी और उसने सेन कबीले के लोगों पर निर्दयतापूर्वक दबाव डालना शुरू कर दिया। ऐसी शक्ति के सामने सेन वंश के संत गुरु और महान संत गुरुओं का चेहरा पीला पड़ गया। एक कदम भी पीछे हटने में असमर्थ होकर उनके होठों से खून निकलने लगा। स्वर्गीय संत गुरु की शक्ति ऐसी चीज थी जिसे वे सहन नहीं कर सकते थे। शेष बचे लोग जो अभी भी खड़े थे, वे सेन कबीले के 1 दर्जन पृथ्वी संत मास्टर थे। उनमें से प्रत्येक ने दर्द से अपने दांत पीस लिए, लेकिन ऐसी शक्ति को सहने का उनका प्रयास उनकी ऊर्जा पर अविश्वसनीय रूप से भारी पड़ रहा था। यद्यपि राठौर सेन कबीले का नेता था, परंतु उसके पास केवल एक महान संत गुरु की शक्ति थी। जागीर के भीतर रुद्र की आंखों में एक भयंकर चमक थी। यद्यपि उसकी मौसियां यह नहीं समझ पा रही थीं कि क्या हो रहा है, परंतु वह स्वयं बाहर की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। वह मयूर संप्रदाय के स्वर्गीय संत गुरु को इस तरह अपनी मर्जी से काम करने की इजाजत नहीं देंगे। रुद्र उदास भाव से बाहर की ओर चला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कदम आगे बढ़ा पाता, एक मजबूत हाथ ने उसका रास्ता रोक लिया और फिर उसकी मां की आवाज सुनाई दी। रुद्र, तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी मां की बात मानो और यहीं रहो। सुमति का चेहरा और भी चिंतित हो गया। अतीत में वह हर दिन और रात ये कामना करती थी कि वह अंततः अपने बेटे को देख सकेगी, और अब वह इच्छा अंततः पूरी हो गई थी। लेकिन उनके लौटने के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि मयूर संप्रदाय उनके द्वार के सामने आ पहुंचा, जिससे सुमति को अपने प्रिय पुत्र को फिर से खोने की चिंता सताने लगी। माता, आपके बेटे को मयूर संप्रदाय से डर नहीं लगता? कृपया मुझे जाने दीजिए, रुद्र बोला। कदापि नहीं। सुमति ने बिना किसी चर्चा की गुंजाइश के अपने शब्द एकदम स्पष्ट रखे थे। उसने दोनों हाथों से रुद्र की बांह पकड़ ली और विलाप करते हुए बोली, रुद्र, कृपया अपनी मां की बातें सुनो। कृपया आज्ञाकारी बनो और यहीं रहो। मयूर संप्रदाय की देखभाल आपके पिता द्वारा की जाएगी। मां, आपका बच्चा अब उतना कमजोर नहीं है जितना वह सालों पहले था। मयूर संप्रदाय निश्चित रूप से आपके बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, रुद्र ने समझाया। रुद्र, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें मत बोलो। आप मयूर संप्रदाय से लड़ने के लिए इतने मजबूत कैसे हैं? अपनी मां की बात मानो, यहीं रहो और मेरा साथ मत छोड़ो। सुमति ने आंखों से आंसू बहाते हुए विनती की। अपनी मां के चेहरे पर याचना भरी नजर देखकर रुद्र ने मन ही मनाह भरी। वापस आने के बाद से उसका दिल नर्म हो गया था और वह अपनी मां को दुखी नहीं देख सकता था। ठीक है मां, आपका बच्चा यहीं रहेगा। प्रांगण के बाहर विपुल सेन वंश के संघर्षरत लोगों को देखकर मुस्कुराया। मैं आपसे आखिरी बार पूछूंगा, क्या आप उसे सौंपेंगे या नहीं?